हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास को विजन IAS नोट से, जिसमें आज हमारा टॉपिक है भू राजस्व प्रशासन, पुलिस, न्यायपालिका एवं सिविल सेवाएं। इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारे सभी एग्ज़ाम SSC, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी, UPSC, MPPSC और सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, जिनमें भी GK GS आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भू राजस्व प्रशासन। पहले आती है इसकी पृष्ठभूमि। 1757 में बंगाल पर अधिकार करने के पश्चात अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब द्वारा स्थापित प्रशासन को बनाए रखा और इसका उपयोग इन्होंने अपने लिए अधिक से अधिक धन उगाहने के लिए किया। तो आप देखो 1757 में क्या हुआ है, पलासी का युद्ध हुआ है, उसके बाद अंग्रेज जीत गए, बंगाल का जो नवाब था वो हार गया। लेकिन जो बंगाल के नवाब के द्वारा स्टार्ट की गई प्रशासन व्यवस्था थी उसको अंग्रेजों ने बनाए रखा, क्योंकि ये तुरंत चेंज कर देंगे तो क्या होगा, जनता में आक्रोश उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया, वही प्रशासन चलने दिया और उसका प्रयोग किससे के लिए किया, धन उगाने के लिए इन्होंने किया। परंतु कंपनी के कर्मचारियों को लोलुपता एवं भ्रष्टाचार एवं प्रशासन में उन्होंने लगातार हस्तक्षेप के कारण प्रशासन बिल्कुल अव्यवस्थित हो गया था। देखो, प्रशासन पुराने तरीके से चल रहा है, लेकिन जो अंग्रेज कर्मचारी हैं उनमें क्या हो गया है, बहुत सारा भ्रष्टाचार है, बहुत सारे बिल्कुल एकदम ये भी ले लो, ये ले लो, बहुत सारा हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस कारण से क्या है, जो प्रशासन व्यवस्था है वो पूरी बिल्कुल तरीका से अव्यवस्थित हो गई। 1769 से 1770 के अकाल में एक महत्वपूर्ण कारण बन गया था। और ये क्या हुआ, जो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रशासन का धन व्यय हो गया पूरा, जिससे प्रशासन में हस्तक्षेप के कारण पूरा प्रशासन बिल्कुल अव्यवस्थित हो गया है। अब 1769 से 1770 के काल में जो अकाल पड़ा था उसकी ये महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, क्योंकि प्रशासन के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, और है भी तो बेचारी किसान के पास नहीं पहुंचा, जिससे क्या हो गया, अकाल पड़ गया। इसमें बंगाल की 1/3 जनता अकाल का ग्रस्त बन गई थी। तो बहुत सारी जनता, 1/3 जनता इसके अंदर समा गई थी पूरे अकाल में। अतः 1772 में फार्मिंग पद्धति नामक एक व्यवस्था लागू की गई। अब क्या है, इनको समझ में आ गया कि भैया यदि हम किसानों को पैसे नहीं देंगे, खाद्यान्न नहीं होगा, तो अकाल पड़ जाएगा और हम ही भूखमरी से मरेंगे, या फिर जो गरीब किसान हैं वो मर जाएंगे, फिर कौन इनकी मजदूरी करेगा। तो अब इन्होंने क्या किया है, 1772 में फार्मिंग पद्धति को लागू कर दिया। इस व्यवस्था के तहत सरकार ठेके पर भू राजस्व का जिम्मा किसी व्यक्ति को सौंप दिया करती थी। अब इन्होंने कहा कि हम खुद नहीं लेंगे। सरकार ने बोला कि हम पूरा राजस्व एक ठेके के रूप में एक व्यक्ति को दे रहे हैं और वो लेगा। जो ठेकेदार ना सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उसे एक जिले या प्रखंड से कुछ समय के लिए राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया जाता था। कोई भी ठेकेदार है वो बोली लगाएंगे, बहुत सारे ठेकेदार हैं, किसको ये अधिकार दिया जाएगा, वो ठेका वसूलेगा, तो ठेकेदार को दे दिया जाता था बोली लगाने पर पूरा एक प्रांत, जिला या प्रखंड, जो कि सबसे ज़्यादा वहाँ से वसूलेगा उसको अधिकार होता था उस क्षेत्र का राजस्व वसूलने का। ठेकेदार उस समय इन्हें किसान कहा जाता था। जो ठेकेदार थे उस समय से क्या कहा जाता, किसान कहा जाता था। उन अपने ठेके की अवधि में अधिक से अधिक लगान वसूलने की कोशिश करते थे। ये क्या करते थे, जब जितने समय तक के लिए इनको ये अधिकार दिया गया है वह अपने क्षेत्र से अधिक राजस्व एकत्रित करने की कोशिश करते थे। इस बात से उन्हें कोई सरोकार नहीं था कि लोग इससे और निर्धन हो जाएंगे। तो जो ठेकेदार क्या करता था, बिल्कुल घर से वो एक एक पैसे निकाल लिया करता था राजस्व के रूप में, और उसको ये भी चिंता नहीं थी कि किसान भूखे मर जाएंगे, क्या होगा, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगले वर्ष इसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ता था। बेचारे किसान भूखे प्यासे किसानी में लगे हैं तो किसानी मर जाएगा, या फिर वो अपने उतना बीज दवाई वगैरह नहीं डाल रहा, खाद नहीं डाल रहा है खेतों में, तो उसका क्या होगा, उत्पादन भी कम हो जाएगी। तो इसका प्रभाव अगले ही वर्ष उसके उत्पादन पर पड़ता था। इसका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना होता। जो इतने पूरे ठेकेदार हैं उनका और पूरे जो अंग्रेज थे उनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था इस नीति को लागू करने का, और वो था लाभ कमाना। इस व्यवस्था के कारण शोषण और अत्याचार बढ़ा और अंततः इस व्यवस्था की परिणति भी भ्रष्टाचार में ही हुई। अब इसकी भी क्या थी, पूरी जो व्यवस्था थी वो भी क्या हो गई, भ्रष्ट हो गई, और भ्रष्टाचार में ही बेचारी लुप्त हो गई। कार्नवालिस को प्रशासन को भ्रष्ट से मुक्त करने एवं पुनः करने के लिए 1768 में भारत भेजा गया था। अब कार्नवालिस को भेजा गया कि चलो भैया, जो ब्रिटिश सरकार है वो समझ गई थी कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है हमारी व्यवस्था में,
क्यों भ्रष्टाचार हो रहा है, अब हमें हमारा प्रशासन भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है। तो कार्नवालिस के कान में ये बात बोली गई और उसको भेजा गया भारत में पूरे भ्रष्टाचार को कम करने के लिए और पूरे प्रशासन को पुनः संगठित करने के लिए 1768 में भारत भेज दिया गया। नेक्स्ट आता है स्थायी बंदोबस्त। कार्नवालिस लेकर आए हैं क्या, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। ये इनकी पृष्ठभूमि देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा संयुक्त प्रांत के बनारस खंड एवं उत्तरी कर्नाटक में अपनाई गई थी। जो स्थायी बंदोबस्त है, कहाँ पर इसको लागू किया गया है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा संयुक्त प्रांत के बनारस खंड में एवं जो उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र है वहाँ पर बस स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया है। लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू कर दी। कब की गई है, कार्नवालिस आया तो कान में स्थायी रूप से बात रख लो कि अभी व्यवस्था लागू होने वाली है। 1793 में व्यवस्था लागू कर दी गई। स्थायी बंदोबस्त के आधार पर जमींदार भूमि के स्वामी बन गए थे। अब क्या था, स्थायी बंदोबस्त है, उनका पूरा बंदोबस्त कर दिया स्थायी रूप से कि जो हमारा किसान है वो, ये जो जमींदार है वो भूमि का स्वामी होगा। स्थायी व्यवस्था कर दी। जब तक जमींदार सरकार को निश्चित लगान देता रहेगा तब तक भूमि पर उसका अधिकार सुरक्षित रहेगा। मतलब जब तक वो एक राजस्व की निश्चित लगान है वो सरकार को देता रहेगा तब तक वो जमींदार उस जमीन का मालिक रहेगा, स्वामी रहेगा। लगान नहीं देने की स्थिति में इन्हें अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। यदि जमींदार लगान नहीं देता है तो उसको लात मार के भगा दिया जाएगा और उसको उसके अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस क्षेत्र का लगभग 19% भाग इसमें शामिल किया गया था। जो ब्रिटिश भारत का क्षेत्र था उसका लगभग जो 19% भाग था वह स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत शामिल किया गया था। यह जमींदारी व्यवस्था अंग्रेजों की देन थी और इसमें कोई भी आर्थिक उद्देश्य नहीं थे। तो इस जो व्यवस्था थी अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई थी, स्थायी बंदोबस्त है, स्थायी रूप से लागू की गई है और इसका उद्देश्य क्या है, सिर्फ स्थायी रूप से आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना। इस पद्धति को जागीरदारी, मालगुजारी, बीसवेदारी एवं इस्मतरारी भी कहा जाता है। तो जो ये व्यवस्था थी इसको क्या कहा गया है, जागीरदार थे तो बहुत सारी जागीरदारी, माल गुजारते थे तो मालगुजारी, बीसवेदारी मतलब हमेशा बेबस रहती थी राजस्व भरने के लिए तो बीसवेदारी, और इस्मरारी मतलब पूरा इंतजाम करने को उनको देना पड़ता था तो इस्मरारी व्यवस्था भी स्थायी बंदोबस्त को कहा जाता है। इसके अंतर्गत भू राजस्व सदैव के लिए निश्चित कर दिया गया था। तो मतलब स्थायी है तो मतलब क्या है, इसमें भू राजस्व भी क्या है, निश्चित कर दिया गया है। और वहीं अन्य पद्धतियों में 10 वर्षों से 40 वर्ष के पश्चात भूमि कर को परिवर्तित कर दिया जाता था। और जो अन्य पद्धतियां थी स्थायी बंदोबस्त के अलावा उसमें क्या होता था, 10 से 40 वर्ष के पश्चात जो भूमि कर था उसको परिवर्तित कर दिया जाता था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था देखते हैं हम। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था अपनाए जाने के कारण क्या है, इसने कंपनी के लिए एक निश्चित एवं स्थिर आय सुनिश्चित कर दी थी। इसने सरकार को समय समय पर भू राजस्व के मूल्यांकन तथा विभिन्न व्यवस्था को लागू करने के लिए बाध्यता से मुक्त कर दिया था। देखो स्थायी बंदोबस्त का पहला लाभ क्या हुआ, क्यों इसको लागू किया गया था, क्योंकि जो कंपनी थी वह एक निश्चित अवधि के लिए सुनिश्चित कर दी गई थी और उसको समय समय पर जो अंग्रेजी सरकार थी उसको भू राजस्व के मूल्यांकन करने की और नई व्यवस्था को लागू करने की कोई बाध्यता नहीं थी, इसलिए इन्होंने इसको लागू कर दिया गया। एक स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था अपनाए जाने की प्रक्रिया में यह आशा की गई थी कि इससे भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त क्या है, इससे भ्रष्टाचार कम हो जाएगा या न्यूनतम हो जाएगा, क्योंकि अधिकारी अपनी इच्छा के अनुसार राजस्व का आकलन नहीं कर सकते थे। जो अधिकारी हैं वो तो भैया इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगी, लेकिन जमींदार या जागीरदार है वो होगा या नहीं होगा। तो इसलिए इसको रखा गया था कि स्थायी बंदोबस्त से क्या हो जाएगी, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इसको रखा गया था, जिससे जो अधिकारी है वह अपनी इच्छा के अनुसार राजस्व का आकलन नहीं कर सकता था। राजस्व संग्रह का उत्तरदायित्व मध्यस्थ या फिर जमींदार को प्रदान किया गया था। इसमें कंपनी पर राजस्व का या जो प्रशासन का है वह बोझ कम हो गया था। तो अब जो पूरे राजस्व को संग्रह करने की कितनी मशक्कत लगती है उसको कम कर दिया गया था। मतलब एक मध्यस्थ व्यक्ति होगा या जमींदार होगा, वो क्या करेगा, जाएगा किसानों के पास, राजस्व इकट्ठा करेगा और जाके सरकार को दे देगा। इससे क्या होगा, कंपनी का प्रशासन का बोझ कम हो गया था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करते समय यह सोचा गया था कि राजस्व की एक निश्चित मात्रा जमींदारों को कृषि में निवेश करने के लिए प्रेरित करेगी, क्योंकि राजस्व में वृद्धि का लाभ उन्हें मिलेगा। इसमें क्या आशा की गई थी कि जो जमींदार है वो किसी गाँव से ही व्यक्ति आएगा, सबसे चुना गया एक व्यक्ति है, वो किसानों से ही
आया है तो उसको पता होगा कि यदि हम ज़्यादा राजस्व वसूलेंगे तो ये वृद्धि नहीं हो पाएगी, तो वो क्या करेगा, थोड़ा बहुत पैसा किसानों को भी दे देगा और हर बार थोड़ी सी अगली बार फसल अच्छी होगी, कृषि में निवेश होगा तो फसल अच्छी होगी, राजस्व में वृद्धि होगी, इससे उसको प्रोत्साहन मिलेगा। क्या ऐसा हुआ? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कार्नवालिस ने सोचा था कि इस व्यवस्था में किसानों के विकास से व्यापार एवं वाणिज्य में वृद्धि होगी, मतलब किसान का विकास, कृषि में निवेश हो रहा है तो कृषि अच्छी हो रही है, किसान का विकास होगा, कृषि का विकास होगा, व्यापार का होगा, वाणिज्य का होगा और इनडायरेक्टली अंग्रेजों को ही लाभ होने वाला था। तथा समय समय पर कर में वृद्धि करके सरकार अपने राजस्व में वृद्धि भी कर सकती थी। तो अब यदि कृषि अच्छी होती तो फिर ये अपने राजस्व की दरों को बदल सकती थी और बढ़ा भी सकती थी। तो गवर्नमेंट भी चाहती थी कि राजस्व बढ़ा दिया जाएगा और लाभ कमा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसे ऐसे वफादार समूह का निर्माण किया गया था जिनके हित भारत में राष्ट्रीय प्रशासन को जारी रखने में निहित थे। तो इसमें एक ऐसे समूह का निर्माण किया गया था जो कि एक वफादार समूह थे, जिनका उद्देश्य क्या था, भारत में जो ब्रिटिश शासन है उसको जारी रखने के लिए उसको काम दिया गया था। फिर आती हैं स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्थाएं। सभी खेतीहर इलाके विभिन्न जमींदारियों में बांट दिए गए थे। जो जमींदार थे उनमें जो खेतीहर इलाके थे उनको बांट दिया गया था। जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया था, मतलब जब तक वो राजस्व भर रहा है तब तक वो क्या है, स्थायी मालिक है जमींदार उस जमीन का। जमींदार को एक निर्धारित कर की अदायगी करनी होती थी, एक निश्चित अमाउंट है वो ही उसको अदा करना पड़ता था। जब तक वह अपना कार्य कुशलता से संपन्न करता रहता तब तक वह अपनी जिम्मेदारियों का मालिक या जमींदारी का मालिक होता था। जब तक वो अपना संपन्न कार्य कुशलता से करेगा, राजस्व इकट्ठा करके समय पर दे देगा, तब तक वह जमींदार मालिक कहलाएगा। यह उसे बेच सकता था, मतलब यदि जमींदार चाहे तो अपनी जमीन को किसी और को बेच सकता था, गिरवी भी रख सकता था, इसे हस्तांतरित भी कर सकता था। मतलब चाहता था कि हमने आज राजस्व वसूलिए, इस साल अब तुम हमारा बेटा वसूलेगा, तो स्थानांतरित कर सकता था, किसी के पास गिरवी रख सकता था, किसी को बेच भी सकता था। भूमि पर इसका अधिकार पैतृक और हस्तांतरणीय होता था, मतलब पैतृक मतलब पिता के बाद पुत्र के पास जाएगा, पुत्र का तो उसके बेटे के पास जाएगा, ऐसे हो सकता था। या फिर वो किसी को दे दे, हस्तांतरित कर दे, तब भी उसका मालिक चेंज हो सकता था। यदि कोई जमींदार निश्चित तारीख तक भू राजस्व की निर्धारित राशि जमा नहीं करता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। वही है कि जब तक आप तारीख तक अपने निश्चित अमाउंट को पे कर रहे हो तो वो आपके पास है, आप उसके मालिक को, लेकिन नहीं किए तो भैया हम दूसरे दिन ही उसको नीलाम कर देंगे। किसानों को काश्तकारों के समान निम्न दर्जा दिया गया था। जो किसान हैं उसको काश्तकार थे उनके समान ही एक निम्न दर्जा दिया गया था। इससे भूमि संबंधी और जो अन्य परंपरागत अधिकार हैं वो भी छीन ले गए थे, मतलब उनसे भूमि के अधिकार किसके पास चले गए हैं, जमींदार के पास चले गए, मतलब उनके पास भूमि का अधिकार भी नहीं है। और जो अन्य परंपरागत अधिकार थे वो भी किसानों से छीन लिए गए थे। जमींदारों द्वारा लिया जाने वाला लगान सदैव के लिए निश्चित कर दिया गया था, मतलब एक बार जो लगान किसान या जमींदार ने बोला है कि ये वाला हम लगान इतना देंगे, अब उसको ही निश्चित कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार का किसानों से कोई भी सीधा संपर्क नहीं था, मतलब कितना जमींदार वसूल रहा है इसका सरकार को पता ही नहीं होता था, और किसान से कितना वसूल के कितना सरकार को दिया जा रहा है ये किसान को भी नहीं पता होता था। जमींदारों को किसान से वसूल किए गए राजस्व की कुल रकम का 10/11 हिस्सा किसान अंग्रेजों को देना पड़ता था और 1/11 भाग स्वयं को ग्रहण करना पड़ता था। अब जो जमींदार है वो जितना भी राजस्व प्राप्त करेगा किसानों से, उसमें से 1% खुद रख लेता था और जो 11% पूरा होता था 11वां हिस्सा वो सब उनको दे देता था सरकार को। यदि 11 मिले उसमें से 1 खुद रखता था और 10 किसको देता था, अंग्रेजों को देता था। तय की गई रकम से अधिक वसूली करने पर उससे रखने का अधिकार जमींदार को होता था। जैसे कि इसमें से 11 भाग इसने प्राप्त किए, उसमें से 1 भाग रख सकता है ये, लेकिन इन्होंने क्या किया, 12 भाग प्राप्त कर लिए। अब 11 किसको बोला है कि हमने तो 11 किए हैं, अंग्रेजों से बोल दिया है, तो अब भैया 10 क्या करेगा, अंग्रेजों को देगा और अब क्या रख लेगा, 2 भाग खुद के पास रख लेगा। तो राजस्व देने के बाद जितना भी धन बचता था वह जमींदार अपने पास रखता था। हालांकि कार्नवालिस ने इस व्यवस्था की भी जिम्मेदारी किसानों से लिखित समझौता या पट्टा करके और उसमें किसानों द्वारा किए गए राजस्व को विवरण होगा। तो इसमें भी कार्नवालिस ने कहा था कि ऐसा ना हो कि जमींदार है बीच में कुछ गड़बड़ी कर दे, तो इन्होंने एक लिखित समझौता या पट्टा कहते हैं उस पर किसानों द्वारा किए गए राजस्व का विवरण होगा, कि राजस्व जो भी किसानों से वसूला जा रहा है उसका विवरण इसमें दिया गया था। कार्नवालिस का विश्वास था कि इससे किसानों पर होने वाले शोषण में कमी आएगी, मतलब किसानों को पता होगा कि हम कितना दे रहे हैं और उनका
इनडायरेक्टली तो पोषण ही होगा और विकास होगा। व्यवहारिक तौर पर वस्तुतः किसी किसान को पट्टा नहीं दिया गया। इन्होंने कार्नवालिस ने जो कहा था कि हम पट्टा देंगे, ये होगा वो होगा, सब कागजों में रहा। किसानों के पास वास्तविक रूप से कोई भी पट्टा नहीं पहुंचा। किसान पूर्णतः जमींदारों की दया पर ही आश्रित हो गए। भैया जमींदारी जो व्यवस्था थी उन पर ही आश्रित रह गए किसान के, भैया मालिक इस बार माफ़ कर दो, पानी नहीं गिरा, हम अगली बार अपना पूरा राजस्व भर देंगे, लगान दे देंगे। तो उनके ही आश्रित ही रह गए बेचारे किसान, कोई विकास नहीं हो पाया। परिणाम क्या हुए स्थायी बंदोबस्त के? दीर्घ अवधि में ब्रिटिश राज्य को ही सर्वाधिक क्षति उठानी पड़ी, क्योंकि भविष्य में होने वाले राजस्व में वृद्धि से राज्य को कोई भी भाग नहीं प्राप्त होने वाला था। अब देखो, कृषि है, पूरी कृषि से जितनी भी उपज हुई, जितना भी प्राप्त हुआ धन, वो तो राजस्व के रूप में जमींदार ने वसूल लिया, उसमें से कुछ सरकार को दिया, खुद बीच में खुद ने खा लिया। अब क्या होगा, किसान के पास ज़्यादा रकम नहीं है अपनी जो कृषि है उसकी मरम्मत करने के लिए, उसको और बढ़ाने के लिए। तो अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, उपज भी कम होगी, सरकार को नेक्स्ट ईयर और कम राजस्व प्राप्त होगा। इससे धीरे धीरे करके इनडायरेक्टली सरकार को ही भविष्य में जो ज़्यादा राजस्व की उम्मीद कर रही थी, अब उसको ना के बराबर राजस्व प्राप्त होने लगा। चूँकि भू राजस्व को स्थायी रूप से तय किया जाना था, इसलिए वह उच्च दर तक तय की गई थी। देखो, इन्होंने क्या सोचा था अंग्रेजों ने कि भू राजस्व में थोड़ा बहुत किसान बचा लेंगे और उनकी कृषि नेक्स्ट ईयर और अच्छी हो जाएगी, तो थोड़ा बहुत पैसा अगली बार बढ़ा देंगे। तो उन्हें अधिकतम ही दर रखी थी कि इतना तो कम से कम ही होगा, इसमें से किसान बचा लेंगे अपने पास। लगान की दरें निरपेक्ष रूप से अत्यधिक तय की गई थी, मतलब इनडायरेक्टली रूप से बहुत ज़्यादा तय की गई थी, तथा परंपरागत दरों को पूर्णतः नज़रअंदाज कर दिया गया था, जो वर्तमान में या उनके पहले चल रही थी, बहुत पहले से चल रही थी, उनको सारी दरों को नज़रअंदाज कर दिया गया था। इसने कृषकों पर राजस्व को भारी बोझ डाल दिया था। जो कृषक थे उनको राजस्व का एक भारी बोझ लगने लगा था, बेचारे वो भर ही नहीं पाते थे उसको, और उनकी कृषि भी दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। यद्यपि जमींदारों हेतु राजस्व की एक निश्चित दर तय कर दी गई, फिर भी किसानों से राजस्व वसूली हेतु कोई नियम निर्धारित नहीं किए गए थे। अतः जमींदारों ने किसानों से अत्यधिक राजस्व की मांग की। अब क्या देखो, यद्यपि जो जमींदार थे उनको राजस्व की एक निश्चित दर को वसूलना था, लेकिन वो क्या करते थे, जो दर है उससे ज़्यादा किसानों से वसूला करते थे। इससे किसानों की स्थिति निरंतर गिरती गई, किसानों से अत्यधिक राजस्व वसूला गया और उनसे मांगा भी गया। दूरस्थ जमींदार वर्ग, जिससे जमींदार जो अपने जमींदारी क्षेत्र के स्थान पर शहरों में रहते थे, उनका उदय इस व्यवस्था का एक स्वाभाविक परिणाम था। इस प्रकार कृषि प्रणाली के विकास में जमींदारों ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। अब क्या था, जो दूरस्थ जमींदार वर्ग था, जो कि जमींदार अपने जमींदारी क्षेत्र के स्थान पर शहर में रहता था, उसका उदय हुआ इसमें। इस स्वाभाविक परिणाम था कि इस वर्ग को कृषि प्रणाली में कोई विकास नहीं था, क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो अब क्यों करेगा कृषि। तो अब वो जमींदार बन गया, वो बाहर रहने लगा, शहरों में रहने लगा, वो किसानी नहीं करना चाहता था। किसान को न केवल अपनी संपत्ति संबंधित अधिकारों का त्याग करना पड़ा, अपितु उन्हें पूरी तरह से जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया। इस रूप से किसानों को दोहरे अन्याय का सामना करना पड़ा। किसान क्या थे बेचारे, उनके पास कृषि से संबंधित जितने भी अधिकार थे वो भी त्यागने पड़े, त्याग दिए गए, उनसे वंचित कर दिया गया, जमींदारों की दया पर उनको छोड़ दिया गया। इससे किसानों को दोहरे अन्याय का सामना करना पड़ा। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था अपनाए जाने का एक कारण भारत में जमींदारी के रूप में एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना था जो छोटी सी लूट घसोट से संतुष्ट हो जाएं और ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश शासन को एक सामाजिक आधार प्रदान करें। अब अंग्रेज क्या चाहते थे, जो जमींदार वर्ग है, एक ऐसा वर्ग स्टार्ट करना चाहते थे, प्रारंभ करना चाहते थे भारत में, जो थोड़े से पैसे वैसे दो और उनके साइड आ जाए और पूरा सामाजिक आधार प्रदान कर दे। कई बार जमींदारी भी निर्धारित राजस्व नहीं जमा कर पाते थे। जो जमींदार थे वो भी एक निश्चित या निर्धारित राजस्व को प्राप्त या जमा नहीं कर पाते थे। इससे संबंधित सूर्यास्त कानून का पालन इसके संबंध में सूर्यास्त कानून का पालन किया जाता था, अर्थात निर्धारित तिथि को
सूर्य अस्त तक राजस्व जमा ना करने पर अपनी ज़मीनों को नीलाम कर दिया जाता था उनकी। तो अब देखो इसमें क्या था, जमींदार थे, उनको एक निर्धारित राजस्व नहीं जमा करने पर, यदि वो नहीं कर पाता है तो इसके लिए सूर्य अस्त कानून लागू किया गया था कि इस डेट तक सूर्य अस्त के पहले यदि राजस्व जमा कर देता है तो ठीक है, यदि नहीं कर पाता है तो हम क्या करेंगे, दूसरे दिन इनकी ज़मीन को नीलाम कर देंगे। फिर आती है व्यवस्था में दोष। अब हमने देख लिए स्थायी बंदोबस्त क्या थी, उसमें क्या क्या हुआ, किसानों के साथ क्या हुआ। अब आते हैं इसके दोष क्या थे। इस व्यवस्था की आलोचना में होम्स ने कहा है कि स्थायी बंदोबस्त एक भयानक भूल थी। मतलब हमने जैसे लागू तो कर दिया, अच्छा सोच के लागू किया था, लेकिन बहुत भयानक भूल थी। यहाँ के कृषकों ने इसे कुछ भी लाभ नहीं उठाया। जो यहाँ के किसान थे बेचारे इससे कुछ लाभ ही नहीं उठा पाए। जमींदार अपने लगान को तय समय में जमा करने में असमर्थ रहे। जो लगान जमींदार थे वह जो लगान या राजस्व की दर थी उसको एक निश्चित समय तक नहीं जुटा पाए। साथ ही इनकी भूमि को सरकार के लाभ के लिए बेच दिया गया। जो इनकी भूमि थी वो भी सरकार के लाभ के लिए बेच दी जाती थी। इस व्यवस्था के लागू होने से सरकार का किसानों के साथ कोई भी प्रत्यक्ष संपर्क नहीं था। जैसे ही स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था स्टार्ट की तो बीच में क्या आ गया, जागीरदार आ गया है ना, जमींदार आ गया। किसान और अंग्रेज़ों के बीच में कोई भी संपर्क नहीं है प्रत्यक्ष रूप से। पर सरकार को किसानों की वास्तविक स्थिति से परिचित नहीं होने के कारण उनके प्रति उदासीन बनी रही। अब सरकार किसानों से डायरेक्ट संपर्क में नहीं है तो अब क्या होगा, उनकी जैसी भी स्थिति है, स्थिति बेचारी वो अनभिज्ञ है और उसके लिए उदासीन रही सरकार। बाढ़ एवं अकाल के समय सरकार मालगुजारी वसूल करने में कोई भी छूट नहीं देती थी। तो अब कभी बाढ़ आ गई, अकाल पड़ गया तो भैया सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्या हो रहा है, बस वो तुम्हारी मालगुजारी वसूलते थे और उसमें कोई छूट नहीं देते थे। जमींदार किसानों का आर्थिक शोषण करता था, जमींदार भी कोई कसर नहीं छोड़ता था, वो भी नोच खरोड़ के पूरे पैसे ले जाता था। जमींदारों द्वारा लगान ना देने पर उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। तो जो जमींदार था यदि वो लगान नहीं देता था तो भूमि से उसको बेदखल कर दिया जाता था। इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की निश्चित की गई थी कि एक निश्चित दिन को सूर्यास्त से पहले लगान को अवश्य जमा करना पड़ता था। यदि ऐसा जमींदार नहीं करता है तो जागीरदार के अधिकार से उसको मुक्त कर दिया जाएगा। उसकी पूरी और जो कुछ जागीर थी वह जब्त करके सार्वजनिक रूप से नीलाम कर दी जाती थी। इस नियम से होने वाली कठिनाइयों का सामना करने वाले वर्धमान के राजा जैसे कुछ जमींदारों ने अपनी जमींदारी थी उसको कई टुकड़ों में बांट दिया। इन्हें पटनी तालुक कहते थे। इस सभी इलाकों को एक पटनीदार के अधीन कर दिया गया जो एक निश्चित राशि देने का वचन देता था। अगर वह पटनीदार रकम अदा करने में असफल रहता था तो उसकी पटनी जब्त करके बेच दी जाती थी। इस व्यवस्था से किसानों के शोषण में और अधिक वृद्धि हो गई। देखो अब जो स्थायी बंदोबस्त था इसमें क्या व्यवस्था की गई थी, जो हमारा राजस्व है या जो सरकारों के द्वारा राजस्व प्राप्त किया जाना है वो एक व्यक्ति जमींदार था वो वसूल करता था किसानों से। उसकी एक निश्चित डेट रखी गई थी कि इस समय तक, इस तारीख तक राजस्व आपको देना पड़ेगा सूर्यास्त से पहले। यदि आप नहीं दोगे तो आपकी जागीरदारी किसी और को नीलाम कर दी जाएगी सार्वजनिक रूप से। लेकिन अब जमींदार थे बेचारे नहीं कर पाते थे कई बार, तो उन्होंने भी एक व्यवस्था क्या बनाई कि हम भी एक अपने जो पूरी जमींदारी है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे और उसको कहा जाएगा पटनी। और यहाँ पे एक व्यक्ति को रखेंगे जो उस पटनी से राजस्व प्राप्त करेगा और उसको कहा जाएगा पटनीदार कहा जाता था। और यदि वो पटनीदार उस निश्चित रकम को राजस्व वसूल नहीं कर पाता है उतनी पटनी का, तो उसकी पटनी को जब्त कर लिया जाएगा और बेच दिया जाएगा। इससे क्या हुआ, किसानों को शोषण बढ़ गया और उनकी किसान भी ठप हो गई। इस प्रकार से कार्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त में व्याप्त खामियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इससे कंपनी की आय में कमी हुई, भूमि की उर्वरता शक्ति नष्ट हो गई और जमींदारों के अधिक शक्तिशाली होने में भी सहयोग प्राप्त हुआ। ये तो इसमें क्या हुआ है, किसान बेचारे उनकी भूमि चली गई, उनकी आय में कमी हो गई, भूमि की उर्वरता शक्ति खत्म हो गई। बस फ़ायदा किसको हुआ, जमींदार को हुआ। एक नया वर्ग जमींदार वर्ग स्टार्ट हो गया और उसको ही सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ था। स्थायी बंदोबस्त की विशेष आयाम या विश्लेषण की आयाम। पहले आते हैं ब्रिटिश शासन की दृष्टिकोण से देखते हैं हम। तो ब्रिटिश सरकार क्या चाहती थी, इस व्यवस्था से कंपनी को प्रशासनिक कार्यों में सहायता मिलती। उसने सोचा था कि इससे राजस्व मिलेगा, प्रशासनिक कार्यों में सहायता मिलेगी, हमारा काम भी कम हो जाएगा। यद्यपि इससे कंपनी सरकार को कोई विशेष आर्थिक लाभ नहीं हुआ।
चाहती तो थी कि भैया हमें बहुत सारा लाभ प्राप्त होगा, ये होगा वो होगा, अगली बार हम राजस्व और बढ़ा देंगे, वो भी प्राप्त होगा, हमें खुद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन क्या हुआ, आर्थिक कोई लाभ प्राप्त ही नहीं हुआ, विशेष आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इससे कंपनी भारत में जमींदार जैसे एक समर्थक वर्ग के रूप में एक सार्वजनिक आधार प्राप्त करने की कुछ हद तक सफल रही थी। बस एक ही फायदा हुआ था कि जो जमींदार वर्ग था वो इन्होंने प्रारंभ कर दिया था, और जो कि इन्हीं का सहायक था, वो एक सामाजिक आधार बन के सामने आया। फिर आते हैं कृषकों की दृष्टि से यदि हम देखें तो क्या थी इस व्यवस्था का कृषकों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। मतलब जो बेचारे किसान अच्छे थे वो गरीब हो गए, गरीब थे बेचारे वो और गरीब हो गए, और जो और गरीब थे बेचारे वो मर ही गए। तो विनाशकारी प्रभाव पड़ा, विनाशी हो गया उनका। जमींदार किसानों का निर्ममता से शोषण करते थे। जमींदार थे वो भैया भले किसानों से आए थे लेकिन थोड़ी भी दया नहीं दिखाते थे, वो निर्मम थे और वैसे ही उनका शोषण करते थे। किसानों में बेकार भेंट एवं उपहार लेने लिए जाना लगे। अब वो क्या करते थे, किसानों से राजस्व ले लिया लेकिन बेगार लेते थे, भेंट लेते थे, उपहार लेते, मतलब भ्रष्टाचार, क्या रिश्वत लेते थे। किसानों का जमीन पर कोई अधिकार नहीं होता था, यदि वो राजस्व नहीं भरेंगे तो किसी और को बेच दिया जाएगा, वो भी जमींदार की जमीन थी तो उसका कोई अधिकार नहीं था कोई भी किसान का। स्वतंत्रता संघर्ष पर प्रभाव के दृष्टिकोण से हम देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में इस व्यवस्था ने क्या योगदान दिया है। तो स्थायी बंदोबस्त से सबसे ज़्यादा लाभ जमींदारों को हुआ था। मतलब देख ही था, न किसान को लाभ हुआ न अंग्रेजों को लाभ हुआ। किसको लाभ हुआ, जो मध्यम वर्ग है, जो जमींदार है, उसको मतलब लाभ हुआ है। इस व्यवस्था से कृषकों का असंतोष बढ़ गया। इससे किसान क्या थे भैया, इसके विरोधी हो गए, जिसका प्रभाव आने वाले कृषक आंदोलन में दिखाई पड़ा। इससे किसान आंदोलन हुए और इससे स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूती मिली। आंदोलन तुम करो और मजबूत होगा स्वतंत्रता आंदोलन। नेक्स्ट आता है स्थायी बंदोबस्त के बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या कहती है, इसकी पृष्ठभूमि हम देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था में स्थायी बंदोबस्त के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की एक नई पद्धति अपनाई जिसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। मतलब देखो, स्थायी बंदोबस्त लाए हम, स्थायी लगान की दर थी लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अब क्या है, उनको रियायत देने के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई गई। मद्रास के तत्काल गवर्नर 1820 से 1827 तक रहे थे, टॉमस मुनरो द्वारा कैप्टन रीड की सहायता से इसको प्रारंभ किया गया था। मतलब कौन लेकर आया है, जो मद्रास है वहाँ के एक गवर्नर हैं जिनका नाम है टॉमस मुनरो, उनके द्वारा कैप्टन रीड की सहायता से इस व्यवस्था को लाया गया। इस व्यवस्था को 1920 में मद्रास, मुंबई, असम के कुछ भागों में लागू कर दिया गया। इसको लागू कहाँ पे किया गया है, मद्रास, मुंबई, असम के कुछ क्षेत्र हैं वहाँ पर इसको लागू किया गया है। मुंबई की इस व्यवस्था को लागू करने में मुंबई के तत्कालीन गवर्नर 1819 से 1827 एलिफ्टन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसने दिया था, रिलीफ कर देने के लिए उनको सहायता की गई थी। किसमें, स्थायी बंदोबस्त नहीं, रैयतवाड़ी व्यवस्था में। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लाई गई है, मद्रास के गवर्नर जनरल मुनरो के द्वारा। किसकी सहायता से, कैप्टन रीड की सहायता से। 1820 में मद्रास, मुंबई, असम के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया है। मुंबई के जो तत्कालीन गवर्नर हैं एल्फिंटन, इनकी सहायता से इसको लागू किया गया है। फिर आती है रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसे अपनाए जाने के पीछे के कारण क्या है, क्यों अपनाया गया था। तो यह उपयोगितावादी विचारधारा अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख से प्रभावित इस विचारधारा की केंद्रीय मान्यता थी। तो ये क्यों लागू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था को, इसमें बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोगों का सुख होगा, यह सोच के व्यवस्था को लागू किया गया था कि भूमि के ऊपर उस वर्ग का स्वामित्व होना चाहिए, जो व्यक्ति है उस पर काम कर रहा है तो उसी व्यक्ति का उस पर स्वामित्व होना चाहिए, जिससे उस भूमि में उसका श्रम लगाकर फसल का उत्पादन करता है। मतलब कोई व्यक्ति है, किसान है, जिस भूमि पर काम कर रहा है, श्रम कर रहा है, उस पर ही उस व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। यही कारण है कि अर्थशास्त्री रिकार्डो के सिद्धांतों से प्रभावित होकर जमींदारों को गैर उत्पादक वर्ग मानते हुए किसानों को ही भूमि का मालिक स्वीकार कर दिया गया। तो जो अर्थशास्त्री हैं रिकार्डो, उनके सिद्धांतों से प्रभावित होकर जो जमींदार हैं उनको गैर उत्पादक वर्ग मानते हुए, मतलब कोई काम का नहीं, वो तो बस राजस्व वसूल रहा है और सरकार को दे रहा है और फिर भी फ़ायदा जमींदार को हो रहा है। तो रीडो के अनुसार ये क्या है, प्रभावित होकर जमींदारों को गैर उत्पादक वर्ग मानना है और किसान को ही भूमि का मालिक स्वीकार कर लिया कि भाई किसान इस पर काम करता है, श्रम करता है, तो वो जो भूमि है वह किसकी है, किसान की है, किसान इसका मालिक है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था वाले क्षेत्र में भू राजस्व को निश्चित कर दिया गया था कि इसमें भी जो
जितनी लगान वसूला जाएगा, जितना भू राजस्व इकट्ठा किया जाएगा वो निश्चित कर दिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप किसान उत्पादक के मूल्य एवं उनके निर्यात में तो वृद्धि हेतु, लेकिन मतलब इसमें क्या हुआ, देखो जो किसान था उसके उत्पादन में वृद्धि हुई, उसके निर्यात में वृद्धि हुई, लेकिन सरकार की आय में वृद्धि नहीं हुई। भाई सरकार को कोई लाभ नहीं हो रहा था, किसान का तो हो रहा था, निर्यात भी कर पा रहा था, उसको अच्छा मूल्य मिल रहा था, लेकिन सरकार को कोई लाभ नहीं हो रहा था। अधिशेष पर बिचौलिए जमींदारों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। जो अधिशेष हैं, जो बिचौलिए द्वारा किसानों के या जमींदारों के द्वारा इस पर कब्जा कर लिया जाता था। जमींदार दमनकारी थे। जो हमारे जमींदार थे पहले ये अच्छे ताकतवर हो गए, अब क्या हो गए, दमनकारी थे। इनके परिणाम स्वरूप स्थायी बंदोबस्त क्षेत्र में प्रायः अनेक कृषक विद्रोह हुए थे। तो जहाँ पर जो ये रही स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी ना, इनके कारण, किनके द्वारा, जो जमींदार थे वह दमनकारी थे, इनके कारण ही बहुत जगह पर जहाँ जहाँ स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था वहाँ पर क्या हुए हैं, कृषक आंदोलन हुए हैं। बिहार बंगाल में मुगल प्रशासक के समय से ही जमींदारों एवं सामंतों का अस्तित्व था, लेकिन मद्रास, मुंबई, असम में बड़ी भू संप्रदा के स्वामी के रूप में जमींदारों और सामंतों का अस्तित्व नहीं था, इसलिए स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था इन भागों में नहीं लागू की जा सकती थी। देखो बिहार बंगाल जो क्षेत्र है या जो मुगल प्रशासक क्षेत्र है वहाँ पर जमींदार पहले से थे, सामंत पहले से थे, तो वो वहाँ पे पहले से उनका अस्तित्व था ना। लेकिन जो मद्रास, मुंबई, असम है यहाँ पर भू संप्रदा के जो स्वामी थे उनके रूप में जमींदारों को जाना जाता था। सामंतों का अस्तित्व नहीं था वहाँ पर, अभी तक लागू नहीं किया गया था इनको, तो यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त लागू नहीं किया जा सकता था। इसलिए वहाँ पर क्या व्यवस्था स्टार्ट की गई है, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में कर संग्रहण हेतु किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती थी, मतलब इसमें कोई जमींदार या फिर जो मध्यस्थ व्यक्ति है वो इसमें शामिल नहीं होगा, इसलिए किसानों को कम कर देना पड़ता था। मतलब इसमें किसान क्या करेंगे, जो जमींदार के पैसे थे वो नहीं देते थे। इससे कृषकों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई, तो मतलब वो ज़्यादा खरीद सकते थे। भारत में तैयार किए गए ब्रिटिश उत्पादकों की मांग में वृद्धि हो गई, तो जो ब्रिटिश सरकार खरीदती थी वो अनाज इनको प्राप्त होने लगा, और जो कुछ बेचती थी वो अंग्रेज, मतलब जो गरीब किसान हैं वो अंग्रेजों से खरीद लिया करते थे। मतलब उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि हो गई, पैसे बचने लगे उनके पास। औपनिवेशिक शासकों द्वारा आरोपित सभी अस्थायी कर एवं राजस्व वसूली प्रबंध सीधे किसान या फिर रैयत के साथ संबंध किए गए थे। यह मॉडल अंग्रेज भू राजस्व प्रणाली पर आधारित था। तो जो औपनिवेशिक शासक हैं उनके द्वारा जो आरोपित जितने भी अस्थायी कर हैं या जो भू राजस्व वसूली के प्रबंध हैं वह किसान या फिर जो रैयत है उसके द्वारा ही संबंध किए गए थे, और यह मॉडल अंग्रेजों की भू राजस्व प्रणाली पर आधारित था। अब आते हैं रैयत व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं। इस व्यवस्था में समस्त भूमि का स्वामी सरकार के पास था। तो सारी भूमि के स्वामित्व कौन है, सरकार है। किसान को इस शर्त पर भूमि आवंटित की जाती थी कि वे करों का भुगतान करते रहेंगे। इन शर्त पर दी गई है कि वे जो कर है वो अब हमें टाइम देते रहोगे। दूसरे शब्दों में किसान या फिर सरकार के बीच में एक प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गया था। मतलब किसान जाके किसको, सरकार को डायरेक्ट ही कर देगा, राजस्व देगा। जब तक किसान के द्वारा कर का भुगतान किया जाएगा, जो कर है वो किसान भरता रहेगा, तब तक किसान जमीन एवं पट्टे, बिक्री, बंधक, वसीयत संबंधी अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता था। तो जो हमारा किसान है जब तक ज़मीन का कर देगा, राजस्व देगा, तब तक वह ज़मीन का, पट्टे का, बिक्री का, बंधक का, वसीयत का सभी अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता था। दूसरे शब्दों में रैयतवाड़ी प्रणाली में भूमि धारकों को स्वामित्व अधिकार प्रदान किए गए थे। तो इसमें क्या था, जो हमारा किसान था, भूमि धारक था, उसको ही उस भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया गया था, उसको उससे संबंधित सारे अधिकार दिए गए थे। यदि वह कर का भुगतान नहीं करेगा, यदि वो अपने कर का भुगतान नहीं करता है तो उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा। तो क्या कर दिया जाएगा, उसे भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा। करों की दर केवल 3 साल की अवधि के लिए ही स्थायी रूप से तय की गई थी। जो कर हैं उनकी दर को कितने साल तक के लिए, 3 साल की अवधि के लिए अस्थायी रूप से तय किया गया था। मतलब इनको चेंज कर सकते थे, 3 साल बाद इनको चाहे तो ये चेंज कर सकते थे और पुनः इसमें संशोधन कर सकते थे, और चाहे तो इसमें को चेंज कर सकते थे। अस्थायी थी ये। सरकार ने इच्छा अनुसार भू राजस्व बढ़ाने का अधिकार अपने पास रखा था। वो जब चाहे तो राजस्व जो है, भू राजस्व है, उसको बढ़ा सकते थे, कम कर सकते थे, संशोधित कर सकते थे। उसके अधिकार सिर्फ सरकार के पास थे। अकाल के दौरान लागू किए जाने वाले राजस्व राहत संबंधी प्रावधान शायद ही कभी वास्तविक परिस्थितियों में लागू होते थे। तो लगान के टाइम पे तो पूरा राजस्व माफ़ करना चाहिए, लेकिन शायद ही कभी ऐसा वास्तविक परिस्थितियों में लागू करते थे कि कम कर दो, नहीं करते थे। इस प्रणाली के अंतर्गत रैयत से
अलग अलग समझौते कर लिए गए थे तथा भू राजस्व का निर्धारण वास्तविक उपज की मात्रा पर ना होकर भूमि के क्षेत्र के आधार पर किया जाता था। तो जिसमें रैयत है, व्यक्ति है, मतलब जो किसान है, उसके साथ सरकार अलग अलग समझौते करती थी। और जो भू राजस्व का निर्धारण है वह उपज के आधार पर नहीं होता था, बल्कि जो भूमि है उसका जो क्षेत्र है उसके आधार पर किया जाता था। परिणाम क्या हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था के? किसानों को सूखा, अकाल के दौरान राजस्व का भुगतान करना पड़ा, अन्यथा इन्हें भूमि से बेदखल कर दिया जाता। तो वो तो था ही कि यदि आप लगान नहीं दोगे तो आपको आपके अधिकारों से हटा दिया जाएगा। तो अब जब अकाल पड़ा और सूखा हुआ तब क्या हुआ? भू राजस्व का भुगतान किसानों को करना पड़ा, वरना उनको भूमि से बेदखल कर दिया जाता। इसमें बड़ी संख्या में जमींदारों के स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी ही एक विशाल जमींदार की भूमिका में थी। अब पहले क्या करते थे? जमींदार बेचारे शोषण करते थे, लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदारों का रूप ले चुकी थी। कंपनी के कर्मचारी किसानों का शोषण करने लगे थे। यद्यपि रैयतवाड़ी व्यवस्था का उद्देश्य किसान एवं कंपनी के बीच प्रत्यक्ष राजस्व व्यवस्था का निर्धारण करना था, लेकिन कुछ ही वर्षों में यह भूस्वामी एवं बटाईदारों की संख्या में वृद्धि होती गई, जिसका कारण यह हुआ कि कपड़ा बुनकर बेरोजगार थे, इसलिए इन्होंने अन्य अमीर किसानों के अधीन बटाईदार किसानों के रूप में काम करना शुरू कर दिया। कई जिलों में 2/3 भाग से अधिक खेतों को पट्टे पर दिया जाने लगा। अब देखो क्या हुआ, जो जमींदार थे वो तो चले गए, उनकी जगह अंग्रेजों ने ले ली। रैयतवाड़ी व्यवस्था का उद्देश्य किसान और कंपनी के बीच में क्या था? प्रत्यक्ष राजस्व प्राप्त करना था, उसका निर्धारण करना था, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। बल्कि कुछ साल बाद क्या हुआ, जो भू स्वामित्व थे वो बढ़ गए, बटाईदारों की संख्या में वृद्धि हो गई। इससे जो कपड़ा बुनकर पहले से बेचारे बेरोजगार थे, वो भी अमीर जो किसान थे उनके यहाँ पर जाके बटाईदार किसान बन गए। कई क्षेत्रों में तो 2/3 भाग में से अधिक खेतों को पट्टे पर दिया जाने लगा था। चूंकि सरकार ने नगद राजस्व पर बल दिया था, अतः किसानों ने खाद्य फसलों के बजाय कपास जैसी नगदी फसलों का सहारा लिया। नगदी फसलों को अधिक आदानों की जरूरत थी, जिसके परिणाम स्वरूप लागत एवं किसानों की ऋणग्रस्तता में वृद्धि होती चली गई। अब क्या था? देखो, सरकार क्या चाहती थी कि हमें भैया अनाज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? राजस्व नगद रूप में चाहिए है। तो अब किसान ऐसी फसल उगाने लगे जिससे कि ज़्यादा उनको नगद प्राप्त हो, नगदी फसलों का प्रयोग करने लगे। तो इसमें कपास जैसी फसलें उगाई गईं। इसके लिए क्या था? लगाने के लिए ज़्यादा आदानों की आवश्यकता होती थी, जिसके परिणाम स्वरूप लागत एवं किसानों की ऋणग्रस्तता में वृद्धि हो गई। अमेरिका युद्ध ग्रह समाप्त होने के बाद कपास के निर्यात में गिरावट आई, लेकिन सरकार ने राजस्व को कम नहीं किया। परिणाम स्वरूप अधिकांश किसान ऋण चुकाने में असमर्थ रहे और भूमि किसानों के हाथों से साहूकारों के हाथों में हस्तांतरित हो गई जमीन। तो देखो अब क्या हुआ था, जो अमेरिका ग्रह युद्ध था वह जब समाप्त हो गया तो कपास के निर्यात में क्या हो गई? गिरावट आ गई। मतलब कपास अब बिक ही नहीं रहा है। सरकार को राजस्व में कमी करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और किसान ऋण चुकाने में असमर्थ हो गए और जो उनकी ज़मीन थी वह धीरे धीरे करके साहूकारों के हाथों में चली गई। फिर आते हैं रैयत व्यवस्था के दोष क्या थे। तो हालांकि इस व्यवस्था के बारे में यह तर्क दिया जाता है कि यह व्यवस्था भारतीय कृषकों एवं कृषि के अनुरूप थी, किंतु वास्तविकता इसके बिल्कुल परे है। व्यवहारिक रूप से यह व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था से किसी भी प्रकार से कम हानिकारक नहीं थी। इसमें ग्रामीण समाज का सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया था। देखो, लेकिन मतलब बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिसमें कहा गया है कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वह अच्छी थी किसानों के लिए और कृषि के लिए भारत की, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, जो जमींदारी व्यवस्था थी उसमें किसी भी प्रकार से कम नहीं थी। मतलब वैसे जमींदारी व्यवस्था के जैसे ही इसको रखा गया था। और इसमें जो ग्रामीण समाज है उसकी जो सामूहिक स्वामित्व था, मतलब वो पूरे समूह के रूप में रहते थे, उनका स्वामित्व अधिकार होता था उनकी भूमि पर, वह इसमें समाप्त कर दिया गया था। जमींदारों का स्थान स्वयं ब्रिटिश सरकार ने ले लिया था। मतलब जैसे जमींदार शोषण करते थे वैसे ही ब्रिटिश सरकार भी शोषण किया करती थी। सरकार ने अधिकाधिक राजस्व वसूलने के लिए मनमाने ढंग से राजस्व का निर्धारण किया था और किसानों को बलपूर्वक कृषि हेतु बाध्य कर दिया था। मतलब मनमाने ढंग से कोई भी किसी % पर कर लगा देते थे और उनका निर्धारण ये अंग्रेज द्वारा ही किया जाता था। उनकी वसूली भी इनके द्वारा किए जाते थे और किसानों को बहुत कूट के उनसे पूरा राजस्व प्राप्त कर लिया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अन्य दोष ये भी थे कि इस व्यवस्था के तहत किसानों का भूमि पर तब तक ही स्वामित्व रहता था जब तक वह लगान की राशि कंपनी को निश्चित समय के भीतर अदा करता है। मतलब इसमें जो किसान है वह अपनी भूमि का स्वामी तब तक है जब तक वह लगान भर रहा है। नहीं भरेगा लगान तो उसको उसकी भूमि से वंचित कर दिया जाएगा, अन्यथा उसे उसकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। अधिकांश क्षेत्र में लागत की दरें
अत्यधिक उच्च थीं, अतः प्राकृतिक विपदा एवं अन्य किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर किसान लगान अदा नहीं कर पाते थे तथा उन्हें अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ता था। इसके अतिरिक्त किसानों को लगान वसूलने वाले कर्मचारियों के दुर्व्यवहार का सामना भी करना पड़ता था। कि देखो, भारत में क्या कहा जाता है, कृषि क्या है, एक जुआ प्रकार का है ना, मानसून जुआ है। कभी अच्छा होता है मानसून, कभी अच्छा नहीं होता है। तो कई बार ऐसा होता था कि उनकी फसल बिगड़ जाती थी, लेकिन उनको लगान देना पड़ता था। जब तक वो लगान दे रहा है तब तक उसकी भूमि है उसके पास। जैसे वो लगान नहीं भर पाता था, वो अपनी भूमि से हाथ धो बैठता था। और जो कर्मचारी आते थे उनसे ये राजस्व वसूलने के लिए वो भी दुर्व्यवहार करते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के विश्लेषण के आयाम क्या है? पहले आते हैं ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण से। सरकार इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य बचोलिए और जो जमींदार हैं उनके वर्ग को समाप्त करना चाहते थे। इस व्यवस्था से किसान एवं सरकार के मध्य सीधा संबंध हो गया था। इससे भारत में तैयार किए गए ब्रिटिश उत्पादों की मांग में वृद्धि हो गई थी, क्योंकि जितने भी घरेलू उद्योग थे वो सब नष्ट कर दिए गए थे, तो अब इनकी तो उत्पाद बिकेंगे ही। तो ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण से रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? ये जमींदारों के वर्ग को समाप्त करना चाहते थे, बिचौलियों को। इससे सरकार और जो किसान थे उनके बीच में सीधा संबंध स्थापित हो गया था। भारत में जो तैयार उत्पाद था ब्रिटिश का, उसकी मांग में भी वृद्धि हो गई थी। अब आती है कृषकों के दृष्टिकोण से। इस व्यवस्था की प्रगति ही शोषणकारी थी। इसमें साहूकारों की पकड़ सशक्त होती गई और जो नकदी फसल है उनकी खेती हेतु किसानों को विवश किया गया था। देखो, जो कृषक थे उसके दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि जो यह व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसमें प्रकृति ही शोषणकारी रही। इसकी जो व्यवस्था थी वो शोषणकारी थी। साहूकारों की पकड़ सशक्त होती गई थी। नकदी फसलों की खेती हेतु किसानों को विवश होना पड़ा था, क्योंकि लगान टाइम पे भरना है। और साहूकारों की पकड़ इसलिए मजबूत हो गई क्योंकि किसान लगान नहीं भर पाते थे और ये साहूकार के यहाँ जाकर कुछ उधार लेते थे, कर्ज लेते थे, इसलिए इनकी पकड़ और ज़्यादा सशक्त हो गई। स्वतंत्रता संघर्ष पर प्रभाव के दृष्टिकोण से देते हैं। इस व्यवस्था से कृषकों का असंतोष बढ़ गया था। इसका प्रभाव आने वाले कृषक आंदोलन पर दिखाई देता है। इसे स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत मिलती है। फिर आते हैं महालवाड़ी पद्धति। इसकी पृष्ठभूमि, लॉर्ड हेस्टिंग के काल में ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व वसूलने के लिए भू राजस्व व्यवस्था का संशोधन रूप लागू कर दिया। देखो, पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था आ गई है, स्थायी बंदोबस्त आ गए, दोनों ही विफल रही हैं जहाँ तक देखा जाए तो, है ना, अंग्रेजों के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने एक नई व्यवस्था को लागू किया है, जो कि लॉर्ड हेस्टिंग के काल में इसको लागू किया गया था, जिसे कहा गया महालवाड़ी व्यवस्था। इसे गंगा घाटी, उत्तर पश्चिमी प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया था। मतलब जहाँ पर ज़्यादा उपज होती है वहाँ पर इस व्यवस्था को लागू किया गया था। जैसे गंगा घाटी, उत्तर पश्चिमी प्रांत, मध्य प्रांत एवं पंजाब के कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया गया था, क्योंकि यहाँ के गाँव में संयुक्त भूमि अधिकार अभी भी आम था। मतलब यहाँ के जो लोग थे वह संयुक्त भूमि पर ज़्यादा विश्वास रखते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत 30% भूमि शामिल की गई थी। मतलब ज़्यादा भूमि को इसमें शामिल नहीं किया था, बस 30% भूमि को शामिल किया गया था। इस व्यवस्था में भू राजस्व का बंदोबस्त एक पूरे गांव एवं महल में जमींदार एवं उनके प्रधानों के साथ किया जाता था। मतलब पहले किसानों को नहीं दिया जा रहा है इसमें पूरे अधिकार राजस्व वसूलने के, बल्कि जो पूरा एक गांव है उसके जो महाल होते हैं, जमींदार होते हैं या प्रधान होते हैं, उनको राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी दी गई है, जो सामूहिक रूप से पूरे गांव या महाल के प्रमुख होने का दावा करते थे। ये क्या होते थे? पूरे गांव के मुखिया या फिर महाल होते थे, उनको ये जिम्मेदारी दी जाती थी कि आप राजस्व इकट्ठा करके हमें दीजिए। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से भूमि पूरे गांव या महाल की मानी जाती थी, किंतु व्यवहारिक रूप से किसान महाल की भूमि को आपस में विभाजित कर लेते थे तथा लगान महाल के रूप के पास जमा कर दिया जाता था। तदुपरांत ये महाल मुख्य एवं लगान को सरकार के पास जमा कराते थे। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम हाल्ट मैकेंजी के द्वारा रखा गया था। देखो, इसमें क्या होता था, जो भूमि थी वह पूरे सामूहिक रूप से पूरे गांव की होती थी। इसमें जो महाल होता था वह बोलता था कि हम इसके प्रमुख हैं गांव के, तो हमारे पास पूरा राजस्व इकट्ठा होगा। सैद्धांतिक रूप से जो भूमि थी वो पूरे गांव या महाल की मानी जाती थी और इसे एक मतलब व्यक्तिगत रूप से विभाजित किया गया था।
जो पूरा राजस्व था वह महाल के पास जाता था और फिर वो सरकार को देता था। जो महालवाड़ी व्यवस्था थी, इसको सबसे पहले हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इसको लागू कर दिया गया था। अब आती है हमारी महालवाड़ी व्यवस्था की कुछ विशेषताएं। इस व्यवस्था में लगान का निर्धारण महाल या संपूर्ण गांव के उत्पादन के आधार पर किया जाता था। मतलब जो पूरा गांव है उसका जितना उत्पादन होगा उसके आधार पर ही लगान को निर्धारित किया जाता था। महाल कई गांवों की संयुक्त संपत्ति के समग्र उत्पादन के आकलन के आधार पर निर्धारित किया जाता था। जो हमारे महाल है पूरे गांव की जो संपत्ति है उससे जितना उत्पादन हो रहा है उसके आकलन पर आधारित थी। यह व्यवस्था समस्त ग्राम समुदाय के साथ संयुक्त रूप से एवं अलग अलग निर्धारित की गई थी। कर समूचे गांव समुदाय पर लगाया गया था। देखो इसमें क्या था, जो हमारा पूरा लगान था वो गांव के समुदाय के साथ संयुक्त रूप से या फिर व्यक्तिगत रूप से अलग अलग इसको निर्धारित किया गया था। गांव के सदस्यों के किसानों के बीच कर संग्रह लक्ष्य को निर्धारित कर दिया गया था। जो गांव के समुदाय हैं उनसे किसानों के बीच में जो कर संग्रह है उसका लक्ष्य को निर्धारित किया गया था। प्रत्येक किसान ने राजस्व में अपना योगदान दिया था। हर किसान अपने राजस्व में योगदान देता था अपना। इस प्रकार दूसरों के बकाया के लिए प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार होता था। मतलब पूरे गांव से राजस्व इकट्ठा किया जाना है तो यदि कोई एक व्यक्ति नहीं भर रहा है तो उसके लिए भी पूरा गांव जिम्मेदार होता था कि इसने नहीं भरा इसलिए हमारे गांव नहीं दे पा रहा है। किंतु अभी भी स्वामित्व अधिकार को व्यक्तिगत रूप से किसानों को प्रदान किया गया था। मतलब जो स्वामित्व अधिकार हैं कृषि के भूमि के वो किसको व्यक्तिगत रूप से किसान को दिए गए थे। इसलिए भूस्वामियों को अपनी संपत्ति बेचने या गिरवी रखने का अधिकार था। वो चाहें तो अपनी ज़मीन को गिरवी रखकर कर्ज वगैरह ले सकते थे। गांव के समुदाय का महत्व गांव की पूरी आबादी नहीं थी, एक वरिष्ठ व्यक्ति का एक समूह था। इसमें विशेष रूप से उच्च जातियों के लोग होते थे। जो गांव का समुदाय है उसका पूरा महत्व पूरे गांव की आबादी नहीं होती थी बल्कि कुछ वरिष्ठ लोग होते थे, वह उनका समूह बना लेते थे। उनमें क्या होते थे, उच्च जाति के लोग होते थे। गांव का एक ही निवासी जिसे लंबरदार कहा जाता था गांव में राजस्व एकत्रित कर कंपनी के पास जमा करता था। मतलब जो गांव का एक व्यक्ति था जिसे महाल कहा जाता था वह क्या करता था, या लंबरदार कहा जाता था, वह राजस्व एकत्रित करता था और सरकार को जाके देता था। मुखिया या मल्हार को अधिकारी था कि वह लगान अदा ना करने वाले किसानों को उनकी भूमि से बेदखल कर दे। मतलब जब मुखिया जो महाल है उसको इतने अधिकार होते थे कि जो व्यक्ति लगान नहीं दे रहा है उसको उसकी भूमि से वंचित कर देता था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा समय समय पर कर की दरों में संशोधित किया जाता था। यदि सरकार को लगता था कि इस भूमि से ज़्यादा राजस्व प्राप्त हो सकता है तो वहाँ पे और बढ़ा देती थी और जहाँ पे कम प्राप्त होता है वहाँ पे कम कर देती थी। इसको हमेशा संशोधित कर दिया जाता था। अब आते हैं मालवाड़ी व्यवस्था के परिणाम क्या हुए। उत्तर भारत में पंजाब की भूमि उपजाऊ थी। ब्रिटिश सरकार इस क्षेत्र से अधिकतम राजस्व वसूल करना चाहती थी। भू राजस्व सामान्यतः उपज का 50 से 75% रख दिया गया था। मतलब जहाँ की उपजाऊ भूमि है वहाँ पर 50 या 75% तक लगान वसूला जाता था। जैसे जैसे पीढ़ियाँ गुजरती गईं पिता ने बेटों की बीच भूमि विभाजित हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि भूमि का भी विखंडन हुआ और जोतों का आकार छोटा होता गया। इस प्रकार उत्पादकता में गिरावट आई, किंतु फिर भी ब्रिटिश सरकार ने नकद में राजस्व की मांग की, मतलब नकद में लेती थी। इसलिए फसल की उत्पादकता में गिरावट के कारण किसानों को कर के भुगतान के लिए धन उधार लेना पड़ता था। अब क्या हो गया, देखो जैसे पीढ़ी गुजरती गई तो बड़े बड़े खेत छोटे छोटे होते गए, उनके बेटों में बट गए, छोटी छोटी सी जोत हो गई, उसमें क्या होगा, अब कम राजस्व आएगा। लेकिन सरकारों ने राजस्व की मांग को नगद ही रखा, फसलों के उत्पादन में गिरावट आ गई, लेकिन किसानों ने कर के भुगतान के लिए कोई भी उदारता नहीं दिखाई और किसानों को कर चुकाने के लिए, लगान चुकाने के लिए जो ऋण वगैरह उधार लेने पड़ते थे। परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक किसान भूमि साहूकारों के हाथों में चली गई। फिर वही हुआ कि भैया साहूकारों के द्वारा भूमि को प्राप्त कर लिया गया है। जब किसान कर्ज चुकाने में असफल हो जाते थे तो कृषि भूमि साहूकारों के हाथों में चली जाती थी। लेकिन साहूकारों की स्वयं खेती में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वे किसी दूसरे किसान को पट्टे पे दे देते थे। तो अब देखो उधार लिया किसान ने, लेकिन वो उधार नहीं चुका पा रहा है, ऋण नहीं चुका पा रहा है, तो भूमि किसके पास चली जाएगी, साहूकारों के पास चली जाएगी। साहूकार खुद तो कृषि करेंगे नहीं, वो क्या करते थे, अपनी खेती को फिर से पट्टेदार को दे देते थे, किसी दूसरे किसान को। इस प्रकार उपपट्टे
ऋण एवं भूमिहीन माहलवाड़ी व्यवस्था वाले क्षेत्रों में आम हो गई थी। मतलब यहाँ पर ये नहीं कि माहलवाड़ी व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही थी, बल्कि यहाँ पर भी हमें उपपट्टे, ऋण और भूमिहीनता की व्यवस्था देखने को मिलती है। माहलवाड़ी को संशोधित जमींदार प्रणाली भी कहा जा सकता है, क्योंकि माहलवाड़ी के इलाके में पूरे गाँव के लिए भूमि राजस्व तय किया जाता था और गाँव के लंबरदार के द्वारा इसे एकत्रित किया जाता था। सैद्धांतिक रूप से पूरे गांव एक ही मालिक या जमींदार का होता था। इस प्रणाली के अन्य नाम में हम संयुक्त किराया प्रणाली, संयुक्त पट्टा, भाईचारा प्रणाली, महाल व्यवस्था एवं ग्रामवाड़ी भी कहा जा सकता है। तो जो माहलवाड़ी व्यवस्था है कोई अलग से नहीं बल्कि संशोधित रूप थी किसका, जमींदारी व्यवस्था की, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था में भी ऐसे ही होता था, पूरे गाँव को जो राजस्व होता था वह एक व्यक्ति एकत्रित कर देता था। ऐसे ही माहलवाड़ी व्यवस्था में भी होता है, पूरे गांव का जो राजस्व वह एक लंबरदार व्यक्ति एकत्रित करके किसानों को देता है। इसके कई नहीं, सरकार को देता है। इसके कई नाम हो सकते हैं, जैसे संयुक्त पट्टा, भाईचारा प्रणाली, माहलवाड़ी व्यवस्था और ग्रामवाड़ी व्यवस्था। ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमि कर पद्धति का विश्लेषण अधिक कर एवं नवीन प्रशासनिक एवं न्यायिक प्रणाली का परिणाम यह हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। ग्राम पंचायतों के मुख्य कार्य जैसे भूमि व्यवस्था, न्यायिक कार्य समाप्त होते चले गए। मुखिया अब केवल सरकार की ओर से भू कर संग्रह करता ही रह गया था। इस प्रकार गाँव की प्राचीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी। जो माहलवाड़ी व्यवस्था है, इससे हुआ क्या, तो इसका जो मेन उद्देश्य सरकार का वह क्या करना चाहती थी, अधिक से अधिक कर वसूल करना चाहते थे। इससे जो गांव की मुख्यतः प्रशासनिक और जो वहाँ की न्यायिक प्रणाली थी वह व्यस्त व्यस्त हो गई थी, क्योंकि जितने भी लोग थे बेचारे जो पहले न्याय करते थे, लोगों को समझाते थे, उनकी यहाँ की पूरी प्रशासन व्यवस्था देखते थे गाँव की, अब वो क्या करते थे, सब कर संग्रह करता था और जाके सरकार को देता था। इससे जो गांव की प्राचीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं चल रही थी वो सब व्यस्त हो गई थी। इस व्यवस्था ने प्रधान एवं मुखिया को अधिक शक्तिशाली बना देते, भाई अब पूरे गांव का एक ही मुखिया है तो वो क्या हो गया, अधिक शक्तिशाली बन गया। किसानों को भूमि से बेदखल कर देने के अधिकार भी इसके पास होते थे और बहुत ज़्यादा इसकी शक्तियां बढ़ा दी गई थी। सरकार एवं किसानों के प्रत्यक्ष संबंध बिल्कुल समाप्त हो गए थे। मतलब सरकार अब किसानों से बिल्कुल मिलती जुलती नहीं, उनके बीच के संबंध पे पूर्णतः समाप्त हो गए हैं। अब आते हैं माहलवाड़ी व्यवस्था के प्रमुख दोष। माहलवाड़ी व्यवस्था बंदोबस्त का सबसे प्रमुख दोष यह था कि इसमें महाल के मुखिया या प्रधान को अधिक शक्तिशाली बना दिया था, कि जो महाल या मुखिया है वो क्या हो गया, बहुत शक्तिशाली हो गया। किसी भी किसान से निजी खुन्नस निकालने के लिए वो उसकी भूमि को उससे बेदखल कर देता था। किसानों को भूमि से बेदखल करने के अधिकार से उसकी संपत्ति अत्यधिक और शक्तियाँ अत्यधिक बढ़ गई थीं। यदा कदा मुखिया द्वारा इस अधिकार का दुरुपयोग भी किया गया था। इस व्यवस्था का दूसरा दोष यह है कि इससे किसान एवं जो सरकार है उसके प्रत्यक्ष संबंध बिल्कुल समाप्त हो गए थे। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूलने की विभिन्न पद्धतियों को अपनाया गया है। इस पद्धति को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर लागू किया गया, किंतु इन सभी प्रयासों के पीछे अंग्रेजों का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक राजस्व को वसूल करना था, आय में वृद्धि करना था एवं किसान की भलाई से उनका कोई संबंध नहीं था। इन कारणों से अधिक अधिक भारतीय कृषक कंगाल होते गए और भारतीय कृषि बर्बाद हो गई। इससे ये बिल्कुल नहीं है कि ये जमींदारों को हटाकर ये भी कम राजस्व वसूल रहे थे, नहीं भैया, इनका मेन उद्देश्य यही था ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व वसूलो किसानों से। तो बस इतनी सारी व्यवस्थाओं को अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर लागू किया गया है और किसानों को धीरे धीरे से बर्बाद किया गया है और धीरे धीरे से पूरी भारत की कृषि बर्बाद हो गई। अब आते हैं माहलवाड़ी व्यवस्था का विश्लेषण। पहले आते हैं ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण से। परंपरागत रूप से भूमि को आयासंदित विक्रय न किए जाने वाली वस्तु और किसानों के स्थायी अधिकारों का विषय समझा जाता था। मतलब पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने समय में कि जो भूमि थी वह क्या थी, स्थानांतरित नहीं की जा सकती, किसी को नहीं दे सकते, हम स्थानांतरित नहीं कर सकते, उसको खरीद बेच नहीं सकने वाली वस्तु थी, वह स्थायी अधिकार होता था भूमि पर, है ना, पैतृक रूप से चले आते थे अधिकार, ऐसी भूमि समझा जाता था। अब आता है ब्रिटिश सरकार ने भूमि को स्थानांतरित एवं हस्तांतरित एवं विक्रय योग्य वस्तु बना दिया था। मतलब अब भूमि को एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता था और उसे खरीदा बेचा भी जाता था, ऐसी वस्तु बन गई थी भूमि। यदि भूमि को हस्तांतरित किए जाने या तथा बेची जा सकने वाली वस्तु नहीं बनाया जाता तो किसानों के लिए लगान जमा करना कठिन हो जाता।
क्योंकि किसान के पास रकम अदा करने के लिए कोई बचत या वस्तु नहीं होती थी। यदि देखो जो भूमि है, क्यों उसको हस्तांतरित करने वाली वस्तु बना दिया गया, क्योंकि यदि इसको ऐसा नहीं करते तो बेचारे किसान तो कंगाल हो जाते, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी वस्तु थी ही नहीं जिसको बेच सकें, गिरवी रख सकें। उनके पास सिर्फ भूमि होती थी जिसको बेच सकते थे या गिरवी रख सकते थे, इसलिए इस भूमि को ऐसा बना दिया गया था। अब वह मालगुजारी या जमा करने के लिए ज़मीन की जमानत देकर रकम उधार ले सकता था तथा उसका एक हिस्सा बेच भी सकता था। मतलब अपनी जो ज़मीन है उसको जमानत देकर रकम आधा उधार पर ले सकता था, किसी को गिरवी रख सकता था, या चाहे तो वो एक हिस्से को बेच भी सकता था। ऐसा करने से इनकार करने पर सरकार उसकी भूमि नीलाम कर देती थी। यदि कोई व्यक्ति है, यदि वो कर नहीं दे रहा है और बेच भी नहीं रहा है और अपनी ज़मीन को उधार भी नहीं रख रहा है, तो सरकार क्या करती थी, उसकी भूमि को नीलाम कर सकती थी। भूमि पर काश्तकारों को तथा रैयत को सीधा अधिकार दे दिए गए थे। यही कारण है कि वे कृषि को बेहतर बनाने की दिशा में निवेश करेंगे। तो भूमि को क्या करते थे, काश्तकारों को या जो रैयत है उनको सीधे अधिकार में देने का कारण बनाया गया था, क्योंकि वो चाहते थे कि जो कृषि है वह और बेहतर हो जाए, उसमें निवेश बढ़ेगा तो और बेहतर हो जाएगी। कृषकों की दृष्टि से हम देखें तो जो हमारी महलबाड़ी व्यवस्था है, इसमें उत्पादनता धीरे धीरे से कम हो गई थी। उत्पादनता और उत्पादकता धीरे धीरे से कम होती जा रही थी, जोतें कम होती जा रही थी, छोटी होती जा रही थी और ज़्यादा रकम लगानी पड़ती थी, लेकिन वहाँ पर उतना ज़्यादा उत्पादन हो ही नहीं रहा था। इस व्यवस्था ने ग्रामीण स्वशासी व्यवस्था को नष्ट कर दिया था। जो हमारे ग्रामीण की सामाजिक प्रशासनिक न्यायिक व्यवस्था थी वह क्या हो गई थी, धीरे धीरे से समाप्त हो गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव देखते हैं। प्रारंभिक कृषक आंदोलन के उद्भव की नींव यही बनी थी। सबसे पहले 1857 की स्वतंत्रता संघर्ष की पृष्ठभूमि निर्मित की थी महलबाड़ी व्यवस्था के द्वारा, और आर्थिक राष्ट्रवाद की नींव भी हमारे महलबाड़ी व्यवस्था से ही पड़ती है। नेक्स्ट आता है हमारी पुलिस प्रशासन, हमारी नहीं, आधुनिक भारत की पुलिस प्रशासन। मुगल सत्ता के पतन के पश्चात पुलिस शक्ति क्षेत्रीय जमींदारों भूपतियों के हाथ में आ जाने से कानून व्यवस्था और बिगड़ती चली गई। तो अब देखो इसमें क्या था, पहले जो मुगल सत्ता थी उसके अधिकार लागू किए जाते थे, लेकिन अब जो पुलिस व्यवस्था है उसको क्षेत्रीय जमींदार भूपतियों के हाथों में आ गए थे, वो अपने अकॉर्डिंग ही इसको चलाते थे। इससे क्या हो गई थी, जो पूरी व्यवस्था थी वह बिगड़ गई थी। बक्सर के युद्ध के बाद भी कंपनी ने न केवल राजस्व एकत्रण तक ही स्वयं को सीमित रखा तथा वह प्रचलित कानून व्यवस्था को भी चलाने दिया। इसने क्या किया भाई, इनको मेन उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश सरकार का राजस्व प्राप्त करना। इनको कोई परवाह नहीं थी किसानों की, यहाँ के लोगों की, यहाँ के कानून की। वो जैसा चल रहा है वैसे चलने दिया। इन्होंने स्वयं कानून व्यवस्था को नहीं लिया, जो चल रहा था वैसे चलने दिया। क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग द्वारा पुलिस प्रशासन सुधार हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए, क्योंकि व्यवस्था जो चल रही है मतलब ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। उनको धन प्राप्त करना है तो चुपचाप प्राप्त करो और निकलो। अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन एवं फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात भारत में स्थिति परिवर्तन ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति के लिए आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक सभी रूपों से महत्वपूर्ण हो गया था। अतः कंपनी प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण आवश्यक हो गया था। पुलिस संबंधी सुधारवादी कार्यक्रमों को उक्त परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। तो देखो, जो अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन है, फ्रांसीसी क्रांति है, इसके बाद जो ब्रिटिश सरकार है उसको समझ में आ गया था कि जो हमारा भारत है एक औपनिवेशिक शक्ति के रूप में आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यहाँ की व्यवस्था को अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत दिन तक रहना चाहते हैं। तो यह पुलिस संबंधी सुधार करेगी, यहाँ पर अत्यधिक कार्य करेगी, और वो कार्य हम देखेंगे यहाँ। पहले आते हैं कार्यवालिस द्वारा किए गई पुलिस व्यवस्था। जो कार्यवालिस है, इनने क्या पुलिस सुधार किए थे, तो 1791 में कार्यवालिस ने एक नियमित पुलिस बल का गठन किया था, जिसका उद्देश्य न केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखना था बल्कि पुरानी भारतीय प्रणाली को समग्र रूप से आधुनिकीकरण करना था। तो पहले कार्यवालिस है, इन्होंने बोला कि भाई अब इतने सारे पुलिस हैं, लेकिन वो सब कैसे आते हैं, ठेके पे आते हैं, है ना, अच्छे से आते नहीं हैं, हमें उनको लेना पड़ता है, मंगाना पड़ता है, हमारे पास खुद की व्यवस्था ही नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, नियमित पुलिस व्यवस्था बनाएंगे, उनकी खुद भर्ती करवाएंगे और उनको वेतन भी देंगे और उनको ट्रेनिंग भी देंगे। तो बस इस उद्देश्य से कानून व्यवस्था को बनाया गया था,
क्योंकि जो पुरानी भारतीय प्रणाली है उसको आधुनिकीकरण करना था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस सुधार के अंतर्गत कंपनी के अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की थी। जो कंपनी के अधिकारी थे उनकी वेतन में वृद्धि कर दी। ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। मतलब उनका जो अधिकार हैं, कंपनी के अधिकारी हैं, उनको ही अधिकार दिए गए थे कि पुलिस व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था तुम संभालो, पूरी पुलिस व्यवस्था का तुम्हारा जिम्मा है। अब जो गांव के बेचारे जमींदार थे जो पहले अपने कानून व्यवस्था बना के बैठे थे या फिर पुलिस व्यवस्था को बना के बैठे थे, उनको इस अधिकार से वंचित कर दिया गया था। इन्होंने प्रत्येक जिले में दरोगा, एक भारतीय के नियंत्रण में एक जिले की स्थापना की थी तथा इस पुलिस अधीक्षक को जिला बल के रूप में नियुक्त किया गया था, प्रमुख के रूप में था ये, है ना। इससे जमींदारों के पुलिस कर्तव्यों को समाप्त कर दिया गया था। जो जमींदारों के पुलिस कर्तव्य थे वो इसमें समाप्त कर दिए गए थे और इसमें एक व्यक्ति जो भारतीय था उसको दरोगा बनाया गया था। उसके नियंत्रण में एक थाने की स्थापना की गई थी वहीं जिले में, है ना। और एक पुलिस अधीक्षक था जो कि जो जिला पुलिस बल है उसके प्रमुख के रूप में कार्य करता था। अब आता है 1808 में लॉर्ड मेयो ने प्रत्येक प्रभाग के लिए एक एसपी की नियुक्ति की। इसकी सहायता कई गुप्तचरों के द्वारा की जाती थी, किंतु इन गुप्तचरों ने स्थानीय लोगों को लूटना प्रारंभ कर दिया था। ये व्यवस्था आगे चल के क्या हुई, 1808 तक जो लॉर्ड मेयो थे इन्होंने बोला कि हम एक काम करते हैं कि जितने भी प्रभाग हैं उनमें एक एसपी नियुक्त कर देते हैं और उनकी सहायता के लिए कुछ गुप्तचर भी बना देंगे। और वो गुप्तचर क्या थे, वो पूरी व्यवस्था का पूरा आकलन उनको बता देते कि ये करना है, ये करना है। लेकिन उन्हीं गुप्तचरों ने क्या किया था, स्थानीय लोगों को लूटना प्रारंभ कर दिया था। 1814 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश से दरोगा एवं उनके अधीनस्थों की व्यवस्था को बंगाल को छोड़कर कंपनी के अधिकार वाले सभी क्षेत्रों में समाप्त कर दिया गया था। अब देखो उनको पता चल गया कि दरोगा भी अच्छा काम नहीं कर रहा है, एसपी भी काम नहीं कर रहा है और उनके अधीनस्थ हैं वो भी जमींदारों को, वहाँ की जनता को, किसानों को लूट रहे हैं। तो 1814 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है इनने आदेश दिया कि दरोगा और उनके अधीनस्थ जितनी व्यवस्था है वह बंगाल को छोड़कर कंपनी के अधिकार वाले सभी क्षेत्रों से समाप्त कर दी जाएगी, सिर्फ बंगाल में रहेगी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एसपी के पद को समाप्त कर दिया था। विलियम बेंटिक आया, इन्हें अच्छा बोला कि एसपी पद समाप्त कर देंगे हम। अब पुलिस वर्ग को कलेक्टर एवं जो मजिस्ट्रेट था उसके अधिकार क्षेत्र में लाया गया था। प्रत्येक प्रभाग में आयुक्त को भी एसपी के रूप में कार्य करने की भूमिका अदा करनी पड़ी थी। तो अब यहाँ पे क्या हो, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक आए हैं उन्होंने देख लिया कि जो एसपी है उनकी गुप्तचर क्या कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सबको परेशान कर रहे हैं और कोई पुलिस व्यवस्था को अच्छे से नहीं चला रहा है। तो जो कलेक्टर है वो राजस्व वसूल तो कर रहता है, अब उसको एक काम करते हैं, पुलिस व्यवस्था भी दे देते हैं। तो जो कलेक्टर थे उनको ही पुलिस व्यवस्था का काम भी सौंप दिया गया। इन सभी कदमों का परिणाम कुव्यवस्था के शिकार पुलिस बल के रूप में सामने आया, जिससे कलेक्टर मजिस्ट्रेट पर अत्यधिक बोझ बढ़ गया। सर्वप्रथम प्रेसिडेंसी शहरों में कलेक्टर, मजिस्ट्रेट एवं एसपी के कर्तव्यों को अलग कर दिया गया था। इसमें क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, तो जो हमारी कुव्यवस्था के शिकार पुलिस बल थे उनके सामने आया, जिससे कि मजिस्ट्रेट, कलेक्टर पर अत्यधिक बोझ पड़ गया। क्या हुआ, सर्वप्रथम जो प्रेसिडेंसी शहर थे इसमें कलेक्टर, मजिस्ट्रेट एवं जो एसपी के कर्तव्य थे उनको अलग कर दिए गए। नेक्स्ट आती है सेना। कंपनी सेना का विकास मुख्य रूप से इसके भारतीय साम्राज्य के विकास के लिए संबंध था। जो हमारी सेना है इसको क्यों कंपनी बनाना चाहती थी, क्योंकि जो भारतीय साम्राज्य हैं उनको जीतने के लिए सेना की आवश्यकता थी, इसलिए भारतीयों को ही नियुक्त करते थे। एक प्रशिक्षित एवं सुसज्जित सेना की सहायता से क्षेत्रीय राजा, मराठा, सिख आदि को पराजित करने के साथ साथ विदेशी आक्रमण जैसे कि अफगान, फ्रांसीसी आदि से भी औपनिवेश की सुरक्षा की जा सकती थी एवं अफ्रीका एवं एशिया के अन्य देशों में ब्रिटिश अभियान के समय सहायता दी जा सकती थी। जो हमारी सेना की भर्ती की जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा, क्यों कर रहे थे वो, कि उससे जो क्षेत्रीय राज्य हैं, जैसे बहुत सारे क्षेत्रीय राज्य उनको जीत सकते थे, विदेशी आक्रमण है, विदेशी जो साम्राज्य हैं उनको भी हराया जा सकता था। ये अलग देशों में जैसे अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, ऐसे क्षेत्रों में यदि सहायता चाहिए है, आक्रमण करना है, युद्ध करना है, तो भी जो सेना थी उसकी आवश्यकता पड़ती थी। 18वीं शताब्दी में शाही सेनाएं, विशेष रूप से नौसेना को भारत में
संकट के समय कंपनी की मदद के लिए भेजा गया था, किंतु इससे राजा के सैन्य अधिकारों एवं सामान्य अधिकारों के मध्य संबंध में समस्या उत्पन्न हो गई थी। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, जो शाही सेनाएं थीं उनको, विशेष रूप से जो नौसेना थी, उनको भारत में संकट के समय कंपनी की मदद करने के लिए भेजा गया था। इससे क्या हुआ, राजा के सैन्य अधिकारों में और जो उनके सामान्य अधिकार थे इसमें समस्या उत्पन्न हो गई थी। इसलिए बहुत जल्दी ही सरकार ने कंपनी के स्थायी सेना को गठित करने का प्रयास किया था। अभी तक अस्थायी सेना थी, अब उनको समझ में आ गया तो भैया अस्थायी सेना से काम नहीं चलेगा, स्थायी सेना को गठित किया जाना चाहिए। 18वीं शताब्दी में उत्तर भारत के जो उत्तराधिकारी राज्य हैं, उन जैसे कि अवध के नवाब, बनारस के राजा ने भर्ती प्रक्रिया से एक सुसज्जित सेना तैयार करने का प्रयास किया। इसी परंपरा की तर्ज पर अंग्रेजों ने भी अपनी सेना की भर्ती शुरू की और इन्हें सिपाही सेना कहा गया था। तो 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, जो हमारे यहाँ पे भारतीय सेना की भर्ती होती थी वो हुई किसने की है, अवध के नवाब ने की है, बनारस के राजाओं ने की है। बस अंग्रेजों ने देखा कि यार यहाँ तो ऐसी होती है भर्ती, चलो हम भी करते हैं, तो इनके द्वारा भी की गई और इनकी भर्ती को क्या कहा गया, सिपाही सेना कहा गया। सिपाही सेना को यूरोप सैन्य मापदंडों पर प्रशिक्षित एवं अनुशासित किया जाता था, मतलब उनको यूरोप तरीके से उनकी ट्रेनिंग की जाती थी। इनमें से कमांडर इन चीफ सहित कुछ अधिकारी राजा के अधिकारी होते थे, जबकि अधिकांश अधिकारी कंपनी निर्देशक द्वारा नियुक्त किए जाते थे। इसमें जो कमांडर इन चीफ होता था वह क्या होता था, और कुछ अधिकारी भारतीय राजाओं के द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते थे और उनके द्वारा नियुक्त किए जाते थे। लेकिन कुछ अधिकारी थे वो निर्देशक, जो कंपनी का निर्देशक है उसके द्वारा नियुक्त किए जाते थे। भर्ती प्रक्रिया में अंग्रेज़ों ने किसानों को वरीयता दी थी। जो भर्ती प्रक्रिया है, अंग्रेज़ों ने क्या कहा था कि भैया किसान ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, भर्ती प्रक्रिया में शामिल हों। इसके साथ ही औपनिवेशिक रूढ़िवादी सोच के अनुसार उन्हें चावल खाने वालों को अपेक्षा रोटी खाने वालों को अधिक वरीयता दी थी। मतलब जो औपनिवेशिक रूढ़िवादी व्यवस्था या सोच के अनुसार इन्होंने जो चावल खाने वाले व्यक्ति हैं उनसे ज़्यादा जो रोटी खाने वाले व्यक्ति हैं उनको ज़्यादा शामिल किया था। इनके अनुसार रोटी खाने वाला समूह इस कार्य के लिए अधिक उपयुक्त है। वाह। प्रारंभिक वर्षों में उच्च जाति के लोगों को ही सेना में भर्ती किया गया था और ये लोग वेतन भत्ते और पेंशन आदि से प्रेरित थे। तो पहले क्या किया था, जो उच्च जाति के लोग थे वो ही ज़्यादातर सेना में भर्ती हो रहे थे, क्योंकि उनको वेतन मिल रहा था, भत्ते मिल रहा था, पेंशन भत्ता भी उनको दिया जा रहा था। सेना पर नागरिक नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 1793 में चार्टर्ड एक्ट के स्पष्ट प्रावधान किए गए। देखो सेना थी उस पर नागरिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक चार्टर्ड एक्ट आया जो कि 1793 में पारित किया गया था। कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल का सहायक बनाया गया था। जो कमांडर इन चीफ हैं वो क्या करेंगे, गवर्नर जनरल के सहायक की तरह कार्य करेंगे। किंतु कई सुरक्षात्मक उपायों के बावजूद इन दोनों के बीच में कार्यात्मक संबंध दिनों दिन बिगड़ते गए। अब इन दोनों के सुरक्षात्मक उद्देश्य थे, इनके लिए दोनों के अलग अलग काम थे, लेकिन फिर भी काम के चक्कर में इन दोनों के बीच में क्या हो गई, गड़बड़ी हो गई, झगड़ा वगैरह हो गया। यह संबंध क्राउन के शासन के दौरान भी बिगड़ गया था। ये ऐसा पहले भी हुआ था, क्राउन के समय भी बिगड़ा है। भारत में राष्ट्रवादी भावना के अभाव के कारण ब्रिटिश राज द्वारा सफलतापूर्वक सैनिकों का इस्तेमाल भारतीय जनता के विरुद्ध किया गया था। तो हमारे भारत में राष्ट्रीय भावना नहीं थी, किसी भी सैनिक के बीच अंदर नहीं थी, तो उन्होंने उन्हीं सैनिक का प्रयोग किसमें किया है, भारतीय जनता के विरुद्ध उन पर प्रताड़ना करने के लिए किया है। इस पार्थिक भावना को सेना में बढ़ाने के लिए रेजिमेंट एवं ब्रिगेड आदि का निर्माण नस्ल, जाति एवं क्षेत्र आधारित किया जाता था। मतलब जो ये भारतीय जनता के ऊपर अत्याचार करने के लिए, इनको और बढ़ावा देने के लिए इनकी जो व्यवस्था की गई थी पूरे सैनिकों की, वह रेजिमेंट, ब्रिगेड एवं जो बनाए गए थे वह नस्ल एवं जाति एवं क्षेत्र के आधार पर बनाए गए थे। 18वीं शताब्दी के अंत एवं 19वीं शताब्दी की शुरुआत में सैनिक प्रभावशाली बन गई थी। इसने अंग्रेजी शासन के दौरान लगभग सभी क्षेत्रों में स्थिरता लाने में मदद की थी। तो जो हमारी सेना है, मतलब इनकी अंग्रेजों की जो सेना बनाई गई थी भारतीय द्वारा, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गई थी और इनके द्वारा ही अंग्रेजी शासन में स्थिरता लाने में मदद की थी। फिर आते हैं पील कमीशन की अनुशंसा। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना के गठन एवं भर्ती की राजनीति पर बहुत विचार किया गया था, क्योंकि 1857 की जितनी भी क्रांति है वह मुख्यतः सैनिकों के द्वारा की गई थी, है ना। सैनिक विद्रोह था, बहुत बड़ा सैनिक विद्रोह था।
तो ये क्रांति जब हुई उसके बाद सोचने पर मजबूर कर दिया गया कि अब रणनीति क्या होनी चाहिए गठन एवं जाति से संबंधित। इस कमीशन को भारतीय सैन्य मामलों की देखरेख के लिए बनाया गया था कि जो भारतीय सैन्य मामले हैं उनकी देखरेख करो और कोई निश्चित निर्णय तक पहुँचो। इसके अनुसार देसी सेना का गठन विभिन्न क्षेत्रीयताओं एवं जाति से किया जाना था और एक सामान्य नियम के रूप में प्रत्येक रेजिमेंट मिश्रित होनी चाहिए। तो इसमें क्या किया गया था, जितनी भर्ती की जाएगी वह अलग अलग क्षेत्रों से और एक जाति से की जाएगी और जो सामान्य नियम है उनके रूप में प्रत्येक रेजिमेंट मिश्रित होनी चाहिए, मतलब सब एक जैसी या फिर एक जैसी मिल जानी चाहिए। इसलिए अगले कुछ वर्षों में ऐसी रेजिमेंट जिन्होंने विद्रोह किया था उन्हें समाप्त कर दिया गया। मतलब जो हमारा बरेली वाला क्षेत्र हो गया, झांसी वाला हो गया, मध्य भारत वाला क्षेत्र हो गया, बंगाल वाला क्षेत्र हो गया, इनकी रेजिमेंट ने जो विद्रोह किया था उनको समाप्त कर दिया गया और जाति को सामान्य रूप से रेजिमेंट में मिश्रित कर दिया गया। और जो ऐसी जातियां थीं उन जो जातियों को सामान्य रूप से मिश्रित कर दिया गया था रेजिमेंट में। भर्ती में पंजाब जो कि विद्रोह के समय अंग्रेजों के वफादार रहे थे उनको वरीयता दी गई थी। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर विद्रोह नहीं हुआ था उन क्षेत्रों के सैनिकों को ज़्यादा वरीयता दी गई थी वहाँ के लोगों को कि अब उनको भर्ती किया जाएगा क्योंकि इन्हें विद्रोह नहीं किया था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था तो वहाँ पर ज़्यादा भर्तियाँ की गई। नेक्स्ट आते हैं करजन किचनर विवाद। 1904 से 5 में हुआ था। कमांडर इन चीफ लॉर्ड किचनर एवं वायसराय की काउंसिल में सैन्य सदस्यता के स्थान को स्थापित करना चाहता था। जो कमांडर इन चीफ है वह क्या चाहता था, जो हमारे वायसराय हैं उनकी काउंसिल में जो सैन्य सदस्य है उनके स्थान को स्थापित करना चाहता था। अर्थात एक सैन्य सदस्य की नियुक्ति चाहते थे, मतलब कि जो हमारी काउंसिल है उसमें भी एक सैन्य सदस्य होना चाहिए, ये चाहते थे लॉर्ड किचनर। इनके साथ ही एक केंद्रीय नियंत्रण के साथ सेना की कमान भी अपने हाथों में रखना चाहते थे कि मतलब एक ऐसे केंद्रीय नियंत्रण हमारे पास सेना हो जो हमारे पास हो, ये रखना चाहते थे। वायसराय करजन ने इसका विद्रोह किया और इससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई और सरकार ने सुलह का प्रस्ताव दिया। दोनों जाके कैबिनेट में लड़ पड़े। काउंसिल थी उनमें करजन और जो किचनर है उन दोनों के बीच में विद्रोह हो गया क्योंकि किचनर ने बोला कि हमें एक सेना चाहिए जो कि केंद्र से नियंत्रित हो लेकिन हमारी सेना हो। एक ऐसा सदस्य होना चाहिए काउंसिल में जो कि सैन्य से रिलेटेड हो, क्योंकि सेना से संबंधित जितनी भी नियुक्ति वगैरह है वो ये करवाते हैं तो ये होना चाहिए। वायसराय ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और दोनों के बीच में सुलह करवानी पड़ी। इसके अनुसार सैन्य सदस्यों की शक्ति को कम किया जाना था। तो इसमें क्या था कि जो सैन्य शक्तियां हैं या सैन्य सदस्य हैं उनकी शक्तियों को कम किया जाना था, किंतु काउंसिल में इसकी स्थिति को बरकरार रखा जाना था। मतलब सैन्य सदस्य है उसकी स्वयं की शक्तियां कम कर दो और जो काउंसिल है उसमें उसकी स्थितियां बरकरार रखे। इससे नाराज होकर करजन ने इस्तीफा की पेशकश की। इससे इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया गया। करजन ने बेचारे गुस्से में इस्तीफा दे दिया लेकिन वो इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया और इस प्रकार से सेना की सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास किया गया था। किंतु किचनर को भी पूर्ण सफलता नहीं मिली। भले करजन चला गया, उसने इस्तीफा दे दिया, लेकिन किचनर जीते नहीं क्योंकि 1905 में सैन्य सदस्य के स्थान को ही समाप्त कर दिया गया। 1905 में एक नियम बनाया गया और जो सैन्य सदस्य था काउंसिल में उसको ही समाप्त कर दिया गया कि अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी और कमांडर इन चीफ को सीधे वायसराय काउंसिल के प्रति जिम्मेदार बना दिया गया और जो कमांडर इन चीफ हैं उनको अब सीधे वायसराय जो काउंसिल है उसके प्रति जिम्मेदार बना दिया गया। नेक्स्ट आती है हमारी न्याय व्यवस्था। हम सैन्य व्यवस्था को कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्याय व्यवस्था। वॉरेन हेस्टिंग के तहत न्यायिक सुधार। जो वॉरेन हेस्टिंग है वो अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा हिट करने लगा था, है ना, पूरा शासन से। तो अब बहुत सारी व्यवस्थाएं इसने की हैं वॉरेन हेस्टिंग ने। पहला आता है दीवानी मामलों में निर्णय लेने के लिए जिले में दीवानी अदालतों की स्थापना की जाए। मतलब पूरा दीवाना ही समझाएगा। तो दीवानी मामलों की जो निर्णय है वह दीवानी अदालतें ही करेंगी। इन अदालतों को कलेक्टर के नियंत्रण में रखा गया था। मतलब ये खुद स्वतंत्र नहीं थी बल्कि कलेक्टर के नियंत्रण में रखी गई थी। मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून बनाया गया था, हिंदुओं के लिए हिंदू कानून बनाए गए थे। मतलब दो अलग धर्म हैं भारत में तो दोनों के लिए अलग अलग कानून बनाए गए थे। जिला दीवानी अदालतों की अपील सदर दीवानी अदालत में की जा सकती थी। मतलब जो जिला दीवानी अदालत था यह कलेक्टर के अंडर में आता था, लेकिन जो ये निर्णय सुनाते थे इसके लिए अपील हम कहाँ कर सकते थे, सदर दीवानी अदालत में की जा सकती थी। आपराधिक विवादों में निर्णय लेने के लिए एक भारतीय अधिकारी के अधीन जिला फौजदारी अदालतों को स्थापित किया गया था कि जो दीवानी न्यायालय है तो दीवानी मामले सुलझाएंगे, लेकिन जो आपराधिक विवाद हैं उनके लिए एक भारतीय अधिकारी के अधीन
जिला फौजदारी अदालत को स्थापित किया गया था तथा इस कार्य में काजी एवं मुफ्ती द्वारा इसकी सहायता की जाती थी। मतलब इसमें काजी और मुफ्ती दोनों होते थे जो सहायता करते थे। ये अदालतें कलेक्टर के सामान्य पर्यवेक्षण के अधीन होती थी। मतलब नियंत्रण नहीं बल्कि कलेक्टर खुद इसका प्रत्यक्षदर्शी होता था, पर्यवेक्षण में ये होती थी। दीवानी न्यायालय कलेक्टर के अधीन थे, ये भी अधीन है दीवानी भी, जहाँ पर 500 रुपये के मामले का निपटारा किया जाता था। मतलब दीवानी को 500 रुपये दे दो, मामला ख़त्म। तो 500 रुपये के जो मामले थे वह दीवानी अदालत में समझाए जाते थे। 500 रुपये से अधिक के मुकदमों की सुनवाई को सदर दीवानी अदालत में सुना जाता था। इसमें एक अध्यक्ष और 2 अतिरिक्त सदस्य होते थे। 500 का मुकदमा है या कुछ से कम का मुकदमा है तो वो दीवानी न्यायालय में सुना जाएगा। 500 से अधिक के मुकदमे हैं उनको सदर दीवानी अदालत में सुना जाएगा और उसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे अतिरिक्त। अब आते हैं मृत्युदंड एवं संपत्ति के अधिग्रहण के मामले में। अंतिम अनुमोदन मुर्शिदाबाद में स्थापित किए गए सदर निजामत अदालत में किया जाता था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। मृत्युदंड और जो संपत्ति के जितने अधिग्रहण के मामले होंगे उनमें अंतिम जो अनुमोदन है वो कौन देगा? मुर्शिदाबाद में स्थापित सदर निजामत अदालत के द्वारा दिया जाता था। और 1773 में ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय बना दिया गया, फिर उसके द्वारा इसको दिया जाता था। नेक्स्ट आता है कार्नवालिस के न्यायिक सुधार। कार्नवालिस ने क्या क्या किए हैं? तो कार्नवालिस का प्रथम कार्य जिले की समस्त शक्तियों को कलेक्टर के हाथों में केंद्रित करना था। जो पूरी शक्तियां हैं जिले की वह किसके पास आ गई? कलेक्टर के हाथों में आ गई। उन आदेश के अनुकूल था जो कि डायरेक्टरों ने उन्हें दिया था। इसके मुख्य तत्व मितव्ययता एवं सरलता थी। इसके मुख्य तत्व क्या थे? मितव्ययता एवं सरलता। 1787 में जिले में कार्यवाहक कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया था। जो कलेक्टर है वो क्या हो जाएगा? दीवानी न्यायालय है, दीवानी अदालत है, उनके दीवान न्यायाधीश हो जाते थे ये। इसके अतिरिक्त इन्हें फौजदारी शक्ति एवं सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार दिया गया था। मतलब जो फौजदारी शक्तियां हैं और जो सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का अधिकार है वो भी किनको दिया गया था? इनको न्यायाधीश को दिया गया था। कौन? हमारे दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? कलेक्टर हैं। तो कलेक्टर को इनडायरेक्टली ये सब अधिकार दे दिए गए हैं। फौजदारी न्याय में कुछ अन्य परिवर्तन भी किए गए थे। जो फौजदारी न्याय है इसमें भी कुछ अन्य परिवर्तन किए गए थे। भारतीय न्यायाधीशों वाली जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया गया था। जहाँ पर भारतीय न्यायाधीश हैं उन सभी जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया गया था। उनके स्थान पर 4 सर्किट कोर्ट की स्थापना की गई थी। मतलब उनके स्थान पर जो जिला फौजदारी अदालतें हैं उनके स्थान पर 4 सर्किट कोर्ट बनाए गए थे, जिनमें से 3 बंगाल के लिए थी और एक बिहार के लिए थी। तो 4 सर्किट कोर्ट, इसमें से 3 बंगाल के लिए हैं और एक कहाँ के लिए है? बिहार के लिए है। इन न्यायालयों के अध्यक्ष अनुबंध यूरोपीय ही होते थे तथा काजी एवं मुफ्ती इनके सहायक होते थे। मतलब भारतीयों को हटाकर अब इनका जो अध्यक्ष बनाया गया है वह एक अनुबंध यूरोपीय है, जो कि यूरोपीय है और इनकी सहायता के लिए काजी और मुफ्ती इसकी सहायता करते थे। मुर्शिदाबाद में स्थित सदर निजामत अदालत के स्थान पर एक ऐसा ही न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था। जो मुर्शिदाबाद है वहाँ पर सदर निजामत थी, जहाँ पर मृत्युदंड और जो संपत्ति कुर्क वगैरह करने हैं उनके सभी निर्णय लिए जाते थे। अब उसके स्थान पर या उसके जैसा ही एक न्यायालय कलकत्ता में स्थापित कर दिया गया था। इसमें गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद के सदस्य सम्मिलित थे। इसमें क्या था? गवर्नर जनरल था, उसकी परिषद के सदस्य होते थे तथा इसकी सहायता से मुफ्ती और काजी मुख्य होते थे। इसमें जो सदस्यता है, सहायता है, कौन करेगा? मुफ्ती और काजी करेंगे, दोनों ही इसमें प्रमुख भूमिका के रूप में होते थे। नेक्स्ट आते हैं कार्नवालिस संहिता। क्या है? तो कार्नवालिस इतना ही नहीं लेकर बल्कि एक संहिता भी ला दी इनने। कार्नवालिस के द्वारा 1793 में उसने न्यायिक सुधारों को अंतरिम रूप देने के लिए इन सुधारों का विश्लेषण निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर किया। मतलब इन्होंने जो सुधार किए थे उसको एक कानून बनाने के लिए, अंतरिम रूप देने के लिए इन्होंने क्या किया? पूरे जितने भी उनके महत्वपूर्ण सुधार थे उनका विश्लेषण निम्नलिखित आधार पर किया है। इन सुधार में प्रसिद्ध सैद्धांतिक शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित था। तो इसमें जो
कार्यवालिक संहिता है, इसमें जितनी भी शक्तियाँ थीं, जितने भी सुधार थे, वह शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है, उन पर आधारित थे। इसमें कर एवं न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया था। जो कर है वो अलग वसूल करेगा और न्याय व्यवस्था को अलग देखेगा, दोनों कार्यों को अलग कर दिया गया था। कार्यवालिक संहिता द्वारा कलेक्टर की न्यायिक एवं फौजदारी शक्तियाँ ले ली गई थी। जो कलेक्टर को अभी तक न्यायिक एवं फौजदारी शक्तियाँ हैं, दोनों दी गई थी, अब इनने कार्यवालिक ने आए और उनसे ले ली। इनके पास केवल जो कर संबंधी शक्तियाँ थी वो ही रखी। कलेक्टर है सिर्फ कर इकट्ठा करेगा और कुछ नहीं करेगा, सिर्फ एक ही शक्ति थी। जिला दीवानी न्यायालयों के कार्य के लिए जिला न्यायाधीशों के रूप में अधिकाधिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी और इन्हें फौजदारी और पुलिस के कार्य भी दे दिए गए थे। जो जिला दीवानी न्यायालय है उसके लिए जो न्यायाधीश है उसके रूप में एक अधिकारी की नियुक्ति की गई, तो बहुत सारे नियुक्त किए गए थे अलग अलग जगह पर, और इन्हें फौजदारी और जो पुलिस कार्य हैं वो भी इन्हीं को दे दिए गए थे। दीवानी अदालतों की एक कार्मिक श्रेणी भी स्थापित की गई थी। जो हमारे दीवानी न्यायालय हैं, अदालत हैं, उनके लिए एक कार्मिक श्रेणी को भी स्थापित किया गया था। इसमें सबसे नीचे आता था मुंसिफ की अदालत थी, जो कि 50 रुपये के मामले सुनती थी। मुंसिफ क्या करता था, मुफ्त में नहीं सुनता था बल्कि 50 रुपये लेता था कुछ भी मामले को सुनने के लिए। उनके अधिकार इसके पास होते थे। इसके ऊपर रजिस्ट्रार होता था, जो रजिस्ट्रार है वो इसके ऊपर होता था, मुंसिफ के ऊपर। इन दोनों न्यायालयों से अपील नगर एवं जिला अदालतों में की जा सकती थी। यदि कोई व्यक्ति है दोनों से खुश नहीं है तो इसके खिलाफ अपील कहाँ पे होती थी, नगर और जो जिला अदालतें हैं वहाँ पर इसकी अपील की जा सकती थी। जिला न्यायालयों के ऊपर 4 प्रांतीय न्यायालय थे। तो जो जिला न्यायालय हैं उनके ऊपर 4 प्रांतीय न्यायालय होते थे और यहाँ जिला न्यायालयों से अपील की जा सकती थी। जिला देखो पहले आता है कौन, मुंसिफ, फिर उसके बाद आता है रजिस्ट्रार। मुंसिफ 50 रुपये का और उससे बड़े का रजिस्ट्रार। दोनों की अपील कहाँ की जा सकती है, जिला अदालत में और नगर न्यायालय में की जा सकती है। लेकिन उनसे की अपील करनी है तो वो प्रांतीय न्यायालय में जाती थी। इसके ऊपर कलकत्ता में स्थित सदर दीवानी अदालत होता था। यदि प्रांतीय में भी आप सेटिस्फाई नहीं हो तो कहाँ जा सकते थे, कलकत्ता में स्थित जो सदर दीवानी अदालत है वहाँ पर इसकी सुनवाई की जा सकती थी। इसके सदस्य गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के होते थे। 5000 से अधिक के मूल्य के मामले की अपील सपरिषद सम्राट के पास की जा सकती थी। यदि 5000 रुपये से अधिक का कोई मामला है तो वह सपरिषद सम्राट के पास उसकी अपील की जा सकती थी। इन जिलों में रहने वाले यूरोपीय लोग भी इन्हीं दीवानी अदालतों के अधीन कर दिया करते थे। तो जो हमारे यूरोपीय मतलब कर दिए गए थे, जो यूरोपीय लोग थे पहले न्यायालय से मुक्त थे, लेकिन अब जो ये न्यायालय व्यवस्था है इनके अंतर्गत उनको भी रखा गया था। इसी प्रकार जो सरकारी अधिकारी थे उनको भी सरकारी कार्य के लिए इन्हीं न्यायालयों के सम्मुख उत्तरदायी होना पड़ता था। जितने भी कार्य हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, जो ये न्यायालय हैं इनके प्रति उत्तरदायी होते थे। इस प्रकार कार्यवालिस ने विधि की संप्रभुता का नियम, जो कि इससे पूर्व नहीं था, भारत में लागू किया था। अब इसमें क्या हो गया था, कार्यवालिक संहिता में विधि की संप्रभुता एवं जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत दोनों इसमें लागू किए गए थे, जो कि अभी तक इससे पहले लागू नहीं किए गए थे। कार्यवालिस ने फौजदारी न्याय व्यवस्था में ये परिवर्तन किए थे। जो कार्यवालिस हैं इनके द्वारा फौजदारी न्याय व्यवस्था है इसमें परिवर्तन किए गए थे। इसमें भारतीय अधिकारियों के अधीन कार्य करने वाले जिला फौजदारी न्यायालय समाप्त कर दिए गए थे। जो भारतीय अधिकारियों के नियंत्रण में या फिर उनके अधीन जो जिला फौजदारी न्यायालय थे चल रहे थे अभी तक, उनको समाप्त कर दिया गया था कार्यवालिस के द्वारा। प्रांतीय सर्किट कोर्ट जो कि दीवानी अपीलें सुनती थी वह फौजदारी सर्किट अदालतों के रूप में कार्य करती थी। इसमें भारतीय काजी एवं मुफ्ती होते थे। तो जो प्रांतीय सर्किट कोर्ट है जो कि दीवानी अपीलें सुनते थे, अभी तक इसके फौजदारी सर्किट की अदालतों के अंतर्गत आते थे, उसमें भारतीय काजी एवं मुफ्ती होते थे। इन्हें मृत्युदंड देने की अनुमति थी, परंतु इसकी पुष्टि सदर निजामत अदालत द्वारा की जाती थी। इन फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालय का कार्य करती थी और गवर्नर जनरल को क्षमादान एवं लघुकरण की अनुमति दी गई थी। इसमें क्या किया गया था, जो प्रांतीय सर्किट कोर्ट है यह दीवानी अपीलें सुनती थी, फौजदारी सर्किट अदालतों के रूप में ये कार्य करती थी। इसमें काजी और मुफ्ती होते थे, ये मृत्युदंड दे सकती थी, लेकिन इसकी पुष्टि जो सदर निजामत अदालत है उनको करनी होती थी। और जो फौजदारी मामले हैं इसमें उच्चतम न्यायालय का कार्य करती थी कौन, सदर निजामत अदालत। इसमें जो गवर्नर जनरल था वो चाहता था तो उस व्यक्ति को क्षमादान दे सकता था या फिर लघुकरण भी उसको दे सकता था। ये अनुमति सिर्फ गवर्नर जनरल को होती थी। कार्यवालिस की न्याय व्यवस्था के विश्लेषण हम देखते हैं। पहले आते हैं सकारात्मक पहलू। इसमें पश्चिमी न्याय व्यवस्था पर आधारित थी, जो पूरी ये व्यवस्था लागू की गई थी। न्याय व्यवस्था पश्चिमी
जो न्याय व्यवस्था है उस पर आधारित थी। विधि का शासन इसमें लागू किया गया था। शासकों के व्यक्तिगत एवं धार्मिक कानूनों की जगह पर संहिताबद्ध कानून लागू कर दिए गए थे। अभी तक जो व्यक्ति था उसके व्यक्तिगत एवं जो धार्मिक कानून थे उन से न्याय किया जाता था, लेकिन अब संहिताबद्ध कानून की व्यवस्था कर दी गई थी। यद्यपि यूरोपियों के मामले को भी कानून के दायरे में लाया गया था। पहले जो यूरोपीय थे वह यहाँ के कानूनी मामले के अंतर्गत नहीं आते थे, लेकिन अब यहाँ के कानून के दायरे में उनको लाया गया था। किंतु फौजदारी मामले में उनकी सुनवाई केवल अंग्रेज न्यायाधीश करता था, लेकिन दीवानी के लिए कर सकते थे ये संहिता के तहत। लेकिन जो फौजदारी मामले थे इसके लिए किसी भी अंग्रेज या जो यूरोपीय व्यक्ति है उसकी सुनवाई केवल अंग्रेज न्यायाधीश द्वारा की जाती थी। सरकारी अधिकारियों को अपने कार्य के प्रति दीवानी न्यायालयों के सम्मुख जवाबदेह बना दिया गया था। इसमें सरकारी अधिकारी हैं उनको अपने कार्य के प्रति दीवानी न्यायालय के सम्मुख जवाबदेही बना दिया गया था। अब आते हैं इसके नकारात्मक पहलू। पहला, पश्चिमी न्यायालय व्यवस्था जो न्याय व्यवस्था है उस पर आधारित थी, जिसके कारण से नया कानून जटिल, नवीन एवं जनसाधारण के लिए अपरिचित था। अब ऐसी व्यवस्था लागू की गई थी जो कि पश्चिमी न्याय व्यवस्था थी, भारत में लागू कर दी गई है। यहाँ के नए कानून समझ में नहीं आएंगे, यहाँ के लोगों को जटिल थे, नवीन थे, और जो जनसाधारण थे वो उनसे अपरिचित थे। न्याय व्यवस्था अत्यधिक दुरूह, जटिल एवं खर्चीली बन गई थी। धनवान एवं प्रभावशाली व्यक्ति इसका दुरुपयोग करने लगे थे। अब क्या था, जो न्याय व्यवस्था थी बहुत ज़्यादा जटिल हो गई थी, खर्चीली हो गई थी, गरीब बेचारे उसका उपयोग ही नहीं कर पाते थे। धनवान और जो प्रभावशाली व्यक्ति थे वह इसका दुरुपयोग करते थे। मुकदमा दायर करने का तत्पर था कि न्याय में विलंब, यदि कोई भी व्यक्ति मुकदमा करता था अब इससे क्या होगा, न्याय में विलंब हो जाता था। मुकदमों की संख्या बढ़ने से न्यायालय में कार्य में बोझ से दब गए थे। जो मुकदमे की ज़्यादा संख्या बढ़ गई और इसमें न्यायालय में ज़्यादा कार्य हो गए। यूरोपीय न्यायाधीश अक्सर भारतीय परंपरा एवं तौर तरीकों से परिचित नहीं होते थे। फलतः निष्पक्ष न्याय की संभावना नगण्य हो गई थी। जो यूरोपीय न्यायाधीश हैं अक्सर भारतीय परंपरा तौर तरीके से परिचित नहीं थे और जो निष्पक्ष न्याय की संभावना नगण्य हो गई थी। इसमें परंपरागत न्याय प्रणाली, पंचायत, जमींदार, काजी, फौजदार एवं नाजिम आदि के स्थान पर यूरोपीय न्यायाधीश आ गए थे जो भारतीय रीति रिवाज एवं परंपराओं से अनभिज्ञ थे। अब मतलब नए व्यक्ति इनका न्याय कर रहे हैं जो कि भारतीय न्याय प्रणाली से संबंधित नहीं है, उनको पता ही नहीं है, उनसे परिचित भी नहीं है, परंपराओं से अनभिज्ञ हैं, वो इसमें कार्य कर रहे हैं। झूठे साक्षी एवं फैसले में देरी नई व्यवस्था का प्रमुख लक्षण बन गई थी। अब इसमें झूठे साक्ष्य पेश कर दो और फैसलों में देरी करवा दो, तो ये मुख्यतः इस व्यवस्था की पहचान बन गई थी। अब आते हैं विलियम बेंटिक के अंतर्गत न्याय व्यवस्था में सुधार। जो विलियम बेंटिक हैं उनके द्वारा भी न्याय व्यवस्था में कुछ सुधार किए गए थे जो कि इस प्रकार है। पहला आता है कार्नवालिस द्वारा निर्मित प्रांतीय अपीली एवं सर्किट न्यायालयों में काम बढ़ जाने के कारण बहुत से कार्य विलंबित हो गए थे। जो हमारे कार्नवालिस हैं उनने जो न्याय व्यवस्था या जो प्रांतीय अपीलीय सर्किट न्यायालय में काम करवाया था उससे क्या हुआ था, काम ज़्यादा बढ़ गया था और सारे काम विलंब से हो रहे थे। बेंटिक ने यह न्यायालय बंद कर दिए। अब उन्होंने बोला कि ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, तुम टाइम पे न्याय नहीं कर पा रहे हो तो क्या ज़रूरत है ऐसी, तो उन्होंने इनको बंद कर दिया। इसका कार्य दंड नायकों तथा कलेक्टरों को दे दिया गया। इनका जो पूरा कार्य था वह जो दंड नायक थे, मजिस्ट्रेट थे और जो कलेक्टर थे उनको दे दिया गया, जो कि राजस्व एवं सर्किट कमिश्नर के अधीन होते थे। ये किसके, राजस्व एवं सर्किट कमिश्नर हैं उसके अधीन होते थे। इनको अब इनको कार्य दे दिया गया था। दिल्ली एवं जो आधुनिक उत्तर प्रदेश है उसके लिए पृथक सदर दीवानी एवं सदर निजामत अदालतें इलाहाबाद में स्थापित की गई थी। अब इसमें निवासियों को अपील करने के लिए कलकत्ता नहीं जाना पड़ता था। पहले एक ही अदालत बनाई है आपने, वो भी कहाँ पे, कलकत्ता में। तो जो इतना बड़ा क्षेत्र है वहाँ से लोगों को कलकत्ता जाना पड़ता था, इसलिए जो दिल्ली और जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर एक अलग अलग सदर दीवानी एवं सदर निजामत अदालतों की स्थापना की गई थी। इससे जो कलकत्ता के लोग या जो यहाँ के निवासी थे उनको अपील करने के लिए कलकत्ता नहीं जाना पड़ता था। न्यायालय की भाषा फारसी थी, परंतु यहाँ स्थानीय भाषाएं फारसी के विकल्प के रूप में प्रयुक्त की जाने लगी थी तथा उच्च न्यायालय में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाने लगा था। जो न्यायालय हैं उनकी भाषा क्या थी, फारसी थी, परंतु यहाँ स्थापित जो भाषाएं थी वह फारसी के विकल्प के रूप में प्रयुक्त की जा रही थी और उच्च न्यायालय में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता था। योग्यता पात्र भारतीय को मुंसिफ नियुक्त किया गया था जो कि सदर अमीन
के पद पर पहुंच सकते थे। अब इसमें देखो मुंसिफ था, एक काजी था। अब जो मुंसिफ है उसके लिए योग्यता प्राप्त भारतीय को ही नियुक्त किया जाता था, जो आगे जाके क्या सदर आमीन नियुक्त किया जाता था। इसके साथ आज का वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।